Hello everyone, I am CA Pulkit Jajodia from Panoramic Education. Welcome to the second part of our indirect taxation amendments की सीरीज, जिसमें हम आने वाली CA फाइनल में 2024 एग्जामिनेशन के इनडायरेक्ट टैक्सेशन के सारे अमेंडमेंट्स कवर कर रहे हैं। आप ये वीडियो सेशन देखने से पहले पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके होने चाहिए, जिसमें हमने 5 चैप्टर्स की जो अमेंडमेंट्स हैं वो कवर कर लिए हैं। दैट इज, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सप्लाई अंडर जीएसटी, चार्ज ऑफ जीएसटी, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशंस एंड टाइम ऑफ सप्लाई। इस वीडियो सेशन में हम जीएसटी के अमेंडमेंट्स कंटिन्यू करने वाले हैं विद रिगार्ड टू द चैप्टर्स ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइसेस एंड फर्दर। तो आप बिना वक्त बर्बाद किए हमारे साथ फटाफट शुरू कर देते हैं नेक्स्ट चैप्टर के हमारे अमेंडमेंट्स। सेक्शन नंबर 15 में हम वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, जिसमें सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 5 कुछ सप्लाईज की वैल्यूएशन के रिलेटेड कहता है कि हमने रूल्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, आप जाके उन रूल्स को पढ़ ले। एंड 15 सबसेक्शन 5 के थ्रू 1 अक्टूबर 2023 एंड ऑनवर्ड्स कुछ नए रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, रूल नंबर 31B एंड रूल नंबर 31C। दोनों रूल नंबर सुनते ही आपको कुछ याद आना चाहिए कि आपको जब सप्लाई अंडर जीएसटी के अमेंडमेंट्स कराए थे शेड्यूल नंबर 3, तो वहां कहा था स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स अब टैक्सेबल होते हैं। क्लियरली 6 बातें टैक्सेबल कर दी गई है, शेड्यूल 3 से उन्हें हटा दिया गया है, जिसमें 3 नई बातें जो ऐड की गई है उसमें हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग एंड कसिनोज को शामिल कर लिया गया है। तो हमने तभी ये डिस्कस कर लिया था कि अब जब ये टैक्सेबल हैं तो इन पे गवर्नमेंट इनकी वैल्यूएशन को लेके भी क्लैरिटी दे दे, क्योंकि मन में कई सारे डाउट्स आते हैं कि हम कसिनो में जितना बेट करते हैं उस पे जीएसटी लगेगा, हम जो जीतते हैं उस पे जीएसटी लगेगा, हम जब कोई ऑनलाइन मनी गेम खेलते हैं तो जितना बेट करते हैं उस पे लगेगा, या जो जीते हैं, क्योंकि इस पे इनकम टैक्स के प्रोविजंस भी तो लागू किए जाते हैं सेक्शन 115BBJ जैसे ऑनलाइन गेम्स पे लगाया जाता है। तो इसीलिए वैल्यूएशन को लेके थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत थी एंड गवर्नमेंट ने 2 नए रूल्स बनाए हैं, रूल 31B एंड रूल 31C, और इन रूल्स के थ्रू वैल्यूएशन क्लियर की है। 31B किसके लिए है? ऑनलाइन गेमिंग के लिए है। एंड 31C किसके लिए है? कसिनोज के लिए है। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा रूल किसके लिए बनाया है। रूल नंबर 31A तो पहले से एग्जिस्ट करता था, जिसके अंदर लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग कवर किया हुआ है। तो वो तो पहले से एग्जिस्ट करता था, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है। जो चेंज है वो और 2 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के रिलेटेड है। मतलब 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स थे, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, वो 31A में कवर्ड हैं। एंड ऑनलाइन गेमिंग एंड कसिनोज के लिए न्यू रूल्स बनाए गए हैं 31B एंड 31C, जिसे इफेक्ट में 15/5 के थ्रू लाया गया है कि हम प्रिस्क्राइब करेंगे, एंड वो प्रिस्क्राइब कर दिए गए हैं अक्टूबर 2023 से। तो हम शुरू करते हैं रूल नंबर 31B एंड रूल नंबर 31C। छोटे छोटे रूल्स हैं बट बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं कि इनमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम रूल नंबर 31B ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग की बात करते हैं। सबसे पहली बात लिख दी, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर, यानी वैल्यूएशन के चैप्टर में आपने जो भी पढ़ा है उसे भूल जाओ, ओवरराइड। यहां जो बोल रहे हैं वही सत्य है, यहां जो बताया जाएगा वही वैल्यू है, और उसी पे 28% का जीएसटी लगा दिया जाएगा, बिकॉज इन सब आइटम्स पे 28% का जीएसटी है। तो क्या लिखा इन्होंने? द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स इन्वॉल्व्ड इन डिपॉजिट विद द सप्लायर बाय वे ऑफ money or money's worth, including virtual digital assets by or on behalf of the player। ये क्या कह रहे हैं कि ऑनलाइन मनी गेमिंग जब आप खेलते हैं तो उसके अंदर जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है, चाहे मनी में किया है या मनीज वर्थ, ऐसा हमने डेफिनेशन में भी देखा था जब हमने ऑनलाइन मनी गेमिंग की देखी थी, इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। भले ही आपने क्रिप्टो करेंसीज क्यों ना दी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस अमाउंट ऑफ डिपॉजिट पे जीएसटी लगा दिया जाएगा। तो समझो मैं एक एप्लीकेशन पे जाता हूं ऑनलाइन मनी गेमिंग खेलने, और वहां जाके मैं 100 रुपए डिपॉजिट करता हूं, तो 100 रुपए का डिपॉजिट चाहे मैं कैश में करूं, मनीज वर्थ में करूं या क्रिप्टोज में करूं, इट डज नॉट मैटर, उस वैल्यू पे 28% जीएसटी लगा दिया जाएगा। तो अगर मैंने 100 रुपए डाले
तो 100 रुपए पे 28 रुपए जीएसटी और देने पड़ेंगे, यानी 128 रुपए देने पड़ेंगे मुझे। जब मैं 128 रुपए दूंगा तो मैं 100 रुपए का गेम खेल सकता हूं, यानी 28 रुपए तो सीधे सीधे आपके जीएसटी में चले गए। ये तो चलो ठीक है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात, खतरनाक बात, तो ये हाउएवर में दी है। ये समझने में तो मुश्किल ही नहीं हुई होगी जो अभी आपको बात बताई। हाउएवर वाली बात देखो, एनी अमाउंट रिटर्न्ड और रिफंडेड बाय द सप्लायर टू द प्लेयर फॉर एनी रीजंस व्हाटसोएवर। कोई भी अमाउंट रिटर्न या रिफंड कर दिया जाता है प्लेयर को किसी भी कारण की वजह से, इंक्लूडिंग player not using the amount paid or deposited shall not be deductible from the value of supply of online money gaming। क्या कह रहे हैं ये, इनका क्या मतलब है? समझो मैंने 100 रुपए लगाए, 100 रुपए पे 28% जीएसटी लग गया, 28 रुपए जीएसटी लग गए, घर से 128 रुपए लग गए एक बार। अब 100 रुपए का मैं गेम खेलने वाला था, मैंने 100 रुपए में से 80 रुपए का गेम खेला और समझो मैं 80 रुपए हार गया, तो जो बाकी बचे हुए 20 रुपए हैं वो मैंने बोले मुझे वापस मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, मुझे ये 20 रुपए से नहीं खेलना, धन्यवाद। 80 रुपए बर्बाद करके मुझे समझ में आ गया कि मुझे और नहीं खेलना है, तो 20 रुपए वापस कर दो। तो सवाल क्या उठा कि इस 20 रुपए पे जो जीएसटी लगा है, क्योंकि लगा तो पूरे 100 रुपए पे था, क्या वो 20 रुपए को अब हटा के 80 रुपए पे ही जीएसटी लगना चाहिए और जीएसटी का अमाउंट भी रिफंड हो जाना चाहिए? द आंसर इज नो। जो हो गया सो हो गया। इसका मतलब 100 रुपए एक बार आपने डिपॉजिट किए, उस पर जीएसटी लग गया, अब आप उस 100 रुपए से खेलें ना खेलें, रिफंड ले लें, उससे जीते उससे हारें, इट डज नॉट मैटर, आपको जीएसटी तो 100 रुपए पे लगा दिया गया है। एंड देन होगा क्या समझना, अभी मैंने 100 रुपए लगाए, 28 रुपए जीएसटी दी, अब 100 रुपए से खेलूंगा, 100 रुपए के 200 रुपए हो गए, 100 रुपए के 200 रुपए हो गए, तो वो जो और 100 रुपए जीता ना मैं, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, वो तो मेरी विनिंग्स है ना, और वो विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स तो इनकम टैक्स के सेक्शन 115 बीबीजे के अंदर कवर किया जाता है, उस पे इनकम टैक्स लगाया जाएगा, उस पे कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई विथ रिगार्ड टू ऑनलाइन मनी गेमिंग। दूसरा रूल नंबर 31C बनाया कसिनोज के लिए, सिमिलर टाइप का है। क्या बनाया कसिनोज के लिए? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स इन कसिनो shall be the total amount paid or payable by or on behalf of the player। कोई भी अमाउंट पे और पेएबल करने वाले हो, प्लेयर या प्लेयर के बिहाफ पे उसका एजेंट कर रहा है या वॉट एवर, फॉर वॉट, फॉर परचेज ऑफ टोकन, चिप्स, कॉइन्स, टिकट्स फॉर यूज इन कसिनो। तो कसिनो आपने देखा है गोवा वगैरह में, आप कसिनो में जाएंगे तो आप पैसे देंगे तो उसके सामने आपको टोकन्स मिलेंगे, चिप्स मिलेंगे, टिकट्स मिलेगी, कॉइन्स मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। या फिर कई बार कोई तरीके का टोकन, चिप वगैरह कुछ नहीं मिलता, लेकिन किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। कोई भी तरह का गेम चल रहा है कसिनो के अंदर, उस गेम को खेलने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो दोनों पॉइंट्स कवर किए हैं कि या तो आप टोकन, चिप्स वगैरह ले रहे हैं, या फिर किसी गेम, स्कीम या कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए आप उसे पैसे दे रहे हैं। व्हाटएवर उस अमाउंट को वैल्यू मान लिया जाएगा और उस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। इसका मतलब मैं 100 रुपए के टोकन लेता हूं या 100 रुपए देता हूं टू पार्टिसिपेट इन एनी गेम इन द कसिनो, तो 100 रुपए पे 28% जीएसटी लगेगा, मतलब मुझे 128 रुपए देने पड़ेंगे। अब मैं 100 रुपए लेके अंदर कसिनो में गया और उस 100 रुपए से खेल रहा हूं, तो फिर से वही सवाल, सर 100 रुपए पूरे डूब गए वो तो ओके, पर समझो 100 रुपए में से 80 रुपए खेले वो डूब गए और 20 रुपए लाके मैंने रिफंड ले लिया, तो क्या वो रिफंड पे जीएसटी वापस घुमाया जाएगा? द आंसर इज नो। हाउएवर एनी अमाउंट रिटर्न्ड और रिफंडेड as the case may be shall not be deductible from the value of supply of actionable claims in casino। same to same mirror image, 31B और 31C में आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, सेम टू सेम कंटेंट दिया है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो दोनों रूल्स के लिए दी है, रूल 31B के लिए भी और 31C के लिए भी, एनी अमाउंट रिसीव बाय द प्लेयर बाय विनिंग एनी इवेंट इंक्लूडिंग गेम, स्कीम, कॉम्पिटिशन, व्हाटएवर which is used for playing by the said player in a further event without withdrawing। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने 100 रुपए ऑनलाइन मनी गेमिंग में लगाए या 100 रुपए के टोकन लिए कसिनो में खेलने के लिए, उस 100 रुपए पे 28% जीएसटी दिया, अब इस 100 रुपए से मैंने गेम खेला और मैं इस 100 रुपए से 100 रुपए जीत जाता हूं, तो वो जो और 100 रुपए में जीता उस पर तो जीएसटी नहीं आएगा, पर वो जो और 100 रुपए जीता मैं, उस 100 रुपए से मैंने फिर खेला, जीते हुए पैसे से और खेला, तो क्या उस समय उस जीते हुए पैसे पे जीएसटी मुझे देना पड़ेगा? ये सवाल उठा। तो मैंने 100 रुपए लगाए, समझो 200 रुपए जीता,
₹100 लगा के 200 जीता, तो अभी तो 200 जीता तो इस पे कोई जीएसटी नहीं है क्योंकि उस पे इनकम टैक्स तो लगी रहा है आपका। अब ये ₹200 को ही मैंने री इन्वेस्ट कर दिया खेलने के लिए कि चलो 100 के 200 किए हैं, 200 का 400 करेंगे, मजा आएगा, और मैंने 200 और लगा दिए। तो जब मैं 200 वापस लगाऊंगा तो क्या इसमें फिर जीएसटी लगेगा? तो इन्होंने कहा है नहीं, इट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड विद द सप्लायर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द सेड प्लेयर। यानी कि कसिनो में एंटर करते वक्त जो आपने पैसे दिए थे ना, जिससे चिप्स लिए, या ऑनलाइन मनी गेमिंग खेलने के लिए जो वॉलेट में आपने पैसा डाला, खाली उस पे जीएसटी लगेगा। अब उस पैसे से पैसा बना लिया, उस पैसे से फिर खेल रहे हो, उस पे कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जो जीते चले जा रहे हो आप, वो तो इनकम टैक्स में हम कवर करने ही वाले हैं। जैसे इनकम टैक्स के प्रोविजंस 30% और उसके अंदर सेट ऑफ वगैरह पे जो रिस्ट्रिक्शन है, वो सारी चीजें तो इनकम टैक्स में रहेगी ही, फिर से जीएसटी हम नहीं लगाएंगे। आप लॉजिकली सोच के देखो ना बच्चों, ₹100 लगाता हूं मैं, ₹28 का जीएसटी लग रहा है, वो खर्चा तो लग गया मेरा, सीधे सीधे बर्डन मेरे ऊपर आ गया, कसिनो वाले को दूंगा, वो जमा कर देगा सरकार को। ₹100 से खेल के मैंने ₹100 जीते, तो वो जो ₹100 मैंने जीते उस पे 30% इनकम टैक्स आएगा, अज्यूमिंग देयर इज नो सरचार्ज नो सेस। यानी वो ₹100 में से 30 गए तो 70 पे आ गया। 70 जीता हूं, लेकिन इस 70 को जीतने के लिए ₹28 का जीएसटी पहले ही दे चुका हूं, यानी 70 - 28। अगर कोई मेरा नेट गेन देखने जाए तो मेरा नेट गेन सिर्फ और सिर्फ 42 निकल के आता है। 42। इतना रिस्क लेके, इतना जोखिम लेके खेलने पे 42 रुपीस बचेंगे मेरे हाथ में अगर मैं जीतता हूं तो। हार गया तो गया ही सारा पैसा, जीएसटी तो लगा ही, पैसा भी गया, और वो लॉस का कोई सेट ऑफ भी नहीं मिलता इनकम टैक्स में किसी और गेन के सामने। तो आपको अब ये समझ आया होना चाहिए कि पिछले कुछ समय में क्यों ऑनलाइन गेमिंग और ये सब के रिलेटेड इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए हैं इन बिजनेसेस को करने वालों को, क्योंकि इतना हैवी टैक्सेशन हो गया। तो जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व होना चाहता था वो अब थोड़ा डिस्करेज होगा, एंड गवर्नमेंट की इच्छा भी वही है कि दिस इज समथिंग विच वी आर नॉट गोइंग टू एनकरेज इन आवर सोसाइटी, एंड देयर बाय ऐसे गेम स्किल के गेम हो या फिर लक के गेम हो, इट डज नॉट मैटर, हमने सबको इंक्लूड कर लिया है यहां पर, और सबके लिए सेम रूल बना दिए हैं हमने। ये हुआ है रूल नंबर 31B एंड 31C में, जो हमने कॉम्प्रिहेंसिवली समझ लिया। इसके साथ साथ टाइम ऑफ सप्लाई में जो इसका अमेंडमेंट था वो भी हमने समझ लिया था कि 12 सबसेक्शन 2 में जब इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकालोगे तो पेमेंट की डेट भी मैटर करेगी, 6617 वैलिड रहने वाला नहीं है। यह बात हम देख चुके हैं पहले ही कि इसका इंपैक्ट टाइम ऑफ सप्लाई में भी आया था। इसका मतलब इसका इंपैक्ट कहां कहां आ गया? शेड्यूल 3 में आ गया, प्लस वैल्यूएशन में आ गया, प्लस टाइम ऑफ सप्लाई में आ गया। अभी इसके कुछ इंपैक्ट्स हमारे आगे जाके रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी आएंगे, तो कुछ इंपैक्ट्स और भी अभी देखने बाकी हैं, छोटी छोटी कुछ और बातें भी होंगी। आईजीएसटी एक्ट में भी सेक्शन 14A में इसका इंपैक्ट आया है, तो इस तरीके से कई जगहों पे इसका इंपैक्ट है, ये आपने अभी तक कवर कर लिए हैं। तो वैल्यूएशन का ये हमारा पहला अमेंडमेंट हो गया। अब हम आ जाते हैं वैल्यूएशन के दूसरे अमेंडमेंट पे। दूसरा अमेंडमेंट रूल 28 में किया गया है। रूल 28 में एक अमेंडमेंट किया है जिसे समझने के लिए हमें एक सर्कुलर के थ्रू ही जाना होगा। एक सर्कुलर इशू किया गया है जिसमें दो मुद्दों को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया गया है, और उसमें जो दूसरा मुद्दा है उस मुद्दे की वजह से 28 सब रूल 2 डाला गया है, नया सब रूल ऐड किया गया है 28 सब रूल 2। दूसरे मुद्दे की वजह से, पहले मुद्दे की वजह से सब रूल नहीं डाला गया है, कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, खाली दूसरे मुद्दे की वजह से किया गया है। तो सबसे पहले तो सर रूल नंबर 28 क्या था? रूल नंबर 28 क्या है कि अगर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 पढ़ते वक्त जब आपको कहा जाता है कि दो कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एंड बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड, तो अगर उसमें से बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड वाली बात फेल हो गई तो आपको रूल 28 के तहत वैल्यूएशन करना होता है। एंड रूल 28 क्या बोलता है? सिंपल एकदम, कि अगर बायर एंड सेलर रिलेटेड है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे हम विश्वास नहीं कर सकते, एंड क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू पे हमारा विश्वास नहीं है, रूल 28 कहता है हम ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे, जिसे हम OMV बोलते हैं, ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिस पर ट्रांजैक्शन होता अगर ये दोनों पार्टीज रिलेटेड नहीं होते, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड जीएसटी सेस। दैट इज व्हाट इज ओपन मार्केट वैल्यू। रेफरेंस के लिए हम ऐसा ही मानते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू जैसा हो गया, और कुछ नहीं, सिर्फ हम उसे यहां ओपन मार्केट वैल्यू बोलते हैं कि यही ट्रांजैक्शन दो नॉन रिलेटेड पार्टी के बीच में होता तो उस केस में किस रेट पे होता उसे हम OMV कहते हैं, और रूल 28 उसी को असेसेबल वैल्यू बना देता है।
अगर दोनों पर्संस डिस्टिंक्ट या रिलेटेड होते हैं तो। यह बात रूल 28 का क्रक्स है, कोर है। अब कुछ इश्यूज उठे और उन इश्यूज की वजह से कुछ क्लैरिफिकेशंस और अमेंडमेंट किए गए हैं। तो हम पहले इश्यू डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, एंड देन हम उसका अमेंडमेंट और रिजोल्यूशन समझ पाएंगे। पहला इश्यू क्या है? द टैक्सेबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग पर्सनल बैंक गारंटी बाय द डायरेक्टर्स टू द बैंक्स फॉर सिक्योरिंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर द कंपनी विदाउट कंसिडरेशन। समझना होता क्या है। पेनॉर्मिक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। इस कंपनी को एक्सपेंशन के लिए या किसी भी पर्पस के लिए लोन की दरकार पड़ी। तो जब इसको लोन की दरकार पड़ी तो इसने बैंक को अप्रोच किया। तो बैंक ने बोला, कंपनी तू तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तेरे पे भरोसा कैसे करें? कोई नेचुरल पर्सन होता है तो उसे पकड़ सकते हैं, एक कंपनी में किस पे जिम्मेदारी डालेंगे? एंड देयर बाय बैंक जब आपको लोन देने वाला है तो कंपनी अपने किसी डायरेक्टर को वहां पे गारंटी के रूप में प्रेजेंट करती है। जो डायरेक्टर का नाम यूज किया जाता है उसे कहते हैं पर्सनल बैंक गारंटी दे रहा है वो डायरेक्टर, कि अगर कंपनी ने पैसे नहीं चुकाए ना तो बैंक जाके डायरेक्टर का गला पकड़ सकती है। यानी एक तरह से हो क्या गया, लोन ले रही है कंपनी, लेकिन वो कंपनी आराम से लोन ले पाए किसी बैंक से, इसीलिए एक डायरेक्टर उसके लिए गारंटी प्रोवाइड करता है टू द बैंक कि आप इस कंपनी को लोन दें, टेंशन मत लें। ये ट्रांजैक्शन है। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? एक तरह से सर्विस दी जा रही है बाय द डायरेक्टर टू द कंपनी। भाई कंपनी का काम डायरेक्टर करके दे रहा है, तो दिस इज अ सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टर टू द कंपनी, जिसके लिए कोई कंसिडरेशन तो चार्ज नहीं हो रहा, क्योंकि कोई पैसे थोड़ी दे रही है कंपनी अपने डायरेक्टर को कि भाई तूने गारंटी दी, ये ले उसके लिए चार्जेस। इनफैक्ट आरबीआई की गाइडलाइंस है जो ये कहती है कि इसके अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं बनता है। एंड देयर बाय यहां पर जो बैंक गारंटी दी जाती है, पर्सनल बैंक गारंटी ऑफ द डायरेक्टर, उसमें कंपनी उसको कोई कंसिडरेशन नहीं देगी। बट कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए तो है ना, बिजनेस के लिए लोन ले रहे थे, उसी वजह से तो ये ट्रांजैक्शन हुआ। एंड डायरेक्टर और कंपनी आप जानते हैं रिलेटेड पर्सन होते हैं। अगर कंसिडरेशन नहीं है पर वो रिलेटेड पर्सन है एंड इन कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो आपने पढ़ा है शेड्यूल 1 के अंदर, उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाता है। एंड अगर उसे सप्लाई मान लिया गया है तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और वैल्यू क्योंकि वो रिलेटेड है, रूल नंबर 28 बताना चाहिए। और रूल नंबर 28 क्या बोलता है कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ओएमवी, ओपन मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। तो अब इस चीज को लेके डाउट उठा, लोगों को डाउट ये उठा कि यार एक तो आरबीआई ने ही बोला है कि इस पे कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, कोई कंसिडरेशन चार्ज भी नहीं हो रहा, पर अब ये लॉ के अंदर ओएमवी लेंगे तो ओएमवी तो एक नोशनल नंबर हो गया और उस नोशनल नंबर पे जीएसटी लगाएंगे। ये तो क्या बात हुई यार, ये तो ठीक बात नहीं है। एक तो कंपनी को लोन दिलाना था, डायरेक्टर सामने से आया और बोला चलो मेरा नाम यूज कर लो, और अब तुम बोलते हो उस पे जीएसटी लगाएंगे। कम ऑन, दैट इज द फर्स्ट इशू। हमें इसका रिजोल्यूशन देखना है। तो सेकंड इशू पढ़ने से पहले फर्स्ट इशू ही पढ़ लेते हैं ना। वेदर द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग पर्सनल गारंटी बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी to the bank or financial institution for sanctioning of credit facility to the said company without any consideration will be treated as supply of service or not, and whether the same will attract GST or not. तो clarification दिया है गवर्नमेंट ने, since the director and the company are related person, the activity of providing personal guarantee by the director to the bank for securing credit facilities is to be treated as supply of service, क्योंकि ये शेड्यूल 1 में कवर हो गया, and thereby the value will be open market value as per rule 28 जो मैंने आपको बताया। Accordingly, as per the mandate provided by the RBI guidelines, it is clarified that OMV may be treated as zero. आ गया क्लैरिफिकेशन। होगा सप्लाई ऑफ सर्विस, मानते हैं शेड्यूल 1 में कवर हो गया, मानते हैं रूल 28 ने बोला OMV है, पर हमने क्या बोल दिया? OMV एज पर आरबीआई का मैंडेट, आरबीआई की गाइडलाइन जीरो लेनी है। अरे जब जीरो ही लेनी है तो उसके ऊपर फिर तो जीएसटी नहीं आएगा ना, क्योंकि जीरो पे जीएसटी लगाओगे तो जीरो ही आएगा। एंड देयर बाय कंक्लूजन क्या हो गया? देखो एग्जाम में तो कंक्लूजन ही याद रखना होता है। वैल्यू विल बी जीरो। तो वैल्यू ओएमवी थी पर ओएमवी को जीरो बना दिया, एंड देयरफॉर देयर इज नो टैक्स पेएबल। लेकिन फिर एक छोटा सा एक्सेप्शन भी क्रिएट किया है। एक्सेप्शन क्या क्रिएट किया समझना। मैं
पुलकित जाजोदिया, पेनॉर्मिक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को बैंक गारंटी प्रोवाइड करता हूं, वो लोन जो पेनॉर्मिक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने लिया है, और मैं जब उनको बैंक गारंटी प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसके लिए कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहा, एंड देयर बाय उसके ऊपर टैक्स पेएबल नहीं है। ये क्लियर हो गया, क्योंकि उसकी ओएमवी जीरो ली जाएगी, कंपनी और मैं रिलेटेड पर्सन है उसके बावजूद। लेकिन मैं अब कंपनी से रिटायर हो रहा हूं, मेरी उम्र हो गई है, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं इस उम्र में, और कंपनी के मैनेजमेंट से अब मैं किनारा कर रहा हूं, हो गया यार, समय हो गया, तो मैं कंपनी से निकल रहा हूं। अगर मैं निकला तो कंपनी ने जो लोन लिया है उस पे वो जो गारंटी है उस पे आएगा इंपैक्ट, क्योंकि मैं निकला तो भाई मेरे साथ साथ मेरे फायदे भी गए, तो मेरे साथ साथ अगर मेरे फायदे भी गए तो उस सिचुएशन में मैं कंपनी को क्या बोलूंगा कि देखो यार, अभी तक मैं कंपनी का हिस्सा था, तो मैंने तुमको जब गारंटी दी थी तो उसके लिए पैसे नहीं लेता था, लेकिन अब मैं कंपनी का हिस्सा नहीं हूं और इसीलिए तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तभी मैं वो पर्सनल बैंक गारंटी कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो हटाओ मेरा नाम, हटाओ किसी और डायरेक्टर का नाम डालना, मुझे अब रेम्यूनरेशन चाहिए। तो सवाल उठा कि अब अगर हम उसे रेम्यूनरेट करेंगे, और कंपनी को ये रेम्यूनरेट करना पड़ गया क्योंकि कंपनी को ये डर था कि अगर इसने गारंटी हटा दी तो किसी और की गारंटी काम नहीं लगेगी, क्योंकि उस डायरेक्टर की फाइल भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए ना, तभी तो बैंक उस पर्सनल गारंटर को एक्सेप्ट करेगा। तो समझो कंपनी के पास कोई और नहीं था, या फिर इनएडिक्वेट था, जितने की अमाउंट थी उसके हिसाब से गारंटी सफिशिएंट नहीं थी बाकी डायरेक्टर्स के पास, तो उस सिचुएशन में कंपनी को मजबूरी में मुझे रेम्यूनरेट करना पड़ गया कि भाई ठीक है, ले यार, तू पैसे ले ले यार, तू जा तो रहा है पर कम से कम पर्सनल बैंक गारंटर बन के रहे, उसके लिए कुछ रेम्यूनरेट कर देते हैं तुझे। तो फिर क्या उस अमाउंट पे जीएसटी लगाया जाएगा? आप जो सोच रहे हो वही आंसर है, हां जी सर, फिर तो लगाएंगे ही ना, फिर तो कंसिडरेशन हो गया, और कंसिडरेशन हो गया तो काहे का रूल 28? अगर रूल 28 में आ भी रहे हो तो अल्टीमेटली तो उस कंसिडरेशन के अमाउंट पे ही तो आपको जीएसटी लगानी है। तो इसलिए लिख दिया, इन एक्सेप्शनल केसेस वेयर द रेम्यूनरेशन इज पेएबल द टैक्सेबल वैल्यू शैल बी द रेम्यूनरेशन। रूल 28 नहीं लगेगा ना अब, क्योंकि अब मैं डायरेक्टर नहीं हूं, मैं डायरेक्टर नहीं हूं और कंसिडरेशन ले रहा हूं, तो मैं रिलेटेड पर्सन ही नहीं हूं ना, मैं रिलेटेड पर्सन ही नहीं हूं, तो रूल 28 गया साइड में, ओएमबी गई साइड में, जितना रेम्यूनरेशन या कंसिडरेशन लूंगा इस काम के लिए उतने अमाउंट पे जीएसटी लगा दिया जाएगा। और वो पर्सनल कैपेसिटी में दिया होगा, पर्सनल कैपेसिटी में दिया होगा तो एक सर्कुलर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उस सिचुएशन में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, उसे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कवर किया जाएगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं दिया गया। ये पहला इशू है जिसे क्लैरिफाई कर दिया गया। अब आ जाओ दूसरे इशू पे। दूसरा इशू क्या है? इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू गारंटी, इसलिए साथ में है, द टैक्सेबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट गारंटी बाय अ रिलेटेड पर्सन to a bank or financial institution for another related person, as well as by a holding company in order to secure credit facility for its subsidiary company without consideration। सेकेंड इशू में दो ट्रांजेक्शन है, समझाता हूं ये दो ट्रांजेक्शन क्या है। दो कंपनियां हैं, पेनॉर्मिक एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, पेनॉर्मिक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, और ये दोनों रिलेटेड पर्सन है। एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों रिलेटेड पर्सन है। यानी आप वो जानते हो ना, एक्सप्लेनेशन बिलो सेक्शन 15 में जो इतने सारे पॉइंट्स हैं उनमें से कोई पॉइंट सैटिस्फाई हो रहा होगा, यानी दोनों को कंट्रोल करने वाली एक थर्ड पार्टी कॉमन होगी, 26% और मोर वोटिंग पावर उन दोनों कंपनियों में कोई एक जन होल्ड करता होगा, तब ऐसा होता है। तो समझो ये दोनों रिलेटेड पर्सन है, पेनॉर्मिक एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड पेनॉर्मिक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। अब एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को लोन चाहिए था, तो एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को जब लोन चाहिए था तो एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक को गारंटी प्रोवाइड कर दी कि अगर एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड डिफॉल्ट करता है तो एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से वसूला जा सकता है। दिस इज एन एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट गारंटी बाय अ रिलेटेड पर्सन टू अ बैंक फॉर अनदर रिलेटेड पर्सन। समझ आ गई होनी चाहिए बात अब। या दूसरी बात क्या है? होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है। तो होल्डिंग सब्सिडरी में तो ये रेगुलरली देखने मिलता है, सब्सिडरी कंपनी अगर लोन उठा रही है तो सब्सिडरी कंपनी जो लोन उठा रही है उसके लिए गारंटी कौन दे देती है? होल्डिंग कंपनी। तो दैट इज होल्डिंग कंपनी इन ऑर्डर टू सिक्योर क्रेडिट फैसिलिटी फॉर इट्स सब्सिडरी कंपनी, जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। अगर कंसिडरेशन है तो जीएसटी लगेगा ही ना, बात ही खत्म हो गई। लेकिन जनरली इसमें कंसिडरेशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि रिलेटेड है, या होल्डिंग सब्सिडरी है तो भी तो रिलेटेड है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? रूल 28 में आके ओएमवी निकालेंगे। क्लैरिफिकेशन चाहिए था, तो क्लैरिफिकेशन के लिए सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हो आप, वेदर द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग
corporate guarantee by a person on behalf of another related person or by the holding company for sanctioning of credit facility to its subsidiary, to the bank or financial institution, even when made without consideration, will be treated as taxable supply of service or not, and if taxable, valuation क्या होगी? दोनों सवालों का जवाब दो. जवाब दिया गया. Where the corporate guarantee is provided to the bank by company for securing credit facility where both are related, या फिर a holding company for securing credit facility for its subsidiary company, is to be treated as supply of service. वो तो मानना ही था ना यार, कवर हो ही रहा है ना शेड्यूल 1 के अंदर, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा. In such cases, the taxable value will be determined as per Rule 28 Sub Rule 2. आ गया 28 Sub Rule 2. ये अमेंडो के नया ऐड हुआ है, ऐड किया गया है ताकि इस सिचुएशन का वैल्यूएशन बता सके, क्योंकि ये टैक्सेबल तो होगा, ये क्लियर हो गया, भले बिना कंसिडरेशन के है. तो अब इसकी वैल्यूएशन क्या है? इसकी वैल्यूएशन बोल दी हायर ऑफ 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी. भाई अगर 10 करोड़ का लोन था तो 10 करोड़ की गारंटी थी, वो 10 करोड़ की गारंटी पे 1% या जो भी एक्चुअल कंसिडरेशन है, विच एवर इज हायर. ये नया ऐड हुआ है जो आपको याद रखना है. रूल 28 सब रूल 2 एकदम स्पेसिफिक केस कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के लिए गारंटी देती है किसी बैंक को विदाउट कंसिडरेशन, जिसमें वो दोनों कंपनियां रिलेटेड है, या फिर होल्डिंग सब्सिडरी के लिए गारंटी देती है बैंक को जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, तो ये टैक्सेबल है. और इस टैक्सेबल वैल्यू को 1% ऑफ द गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर लिया जाएगा. क्लैरिफाई कर दिया गया. ये सब रूल शैल नॉट अप्लाई फॉर सीरियल नंबर 1 अबव. वो तो सीधी बात है ना, क्योंकि ऊपर सीरियल नंबर 1 के अंदर तो हमने क्लियरली बोल दिया था ना कि वो टैक्सेबल ही नहीं है, जीरो है उसकी वैल्यू जब डायरेक्टर दे रहा है तब, क्योंकि आरबीआई की मैंडेट थी कि उसकी ओएमवी जीरो है, तो फिर उसके लिए थोड़ी ये सब रूल बनाया है. ये सब रूल सिर्फ इशू नंबर 2 के लिए हमने बनाया है. इतनी सी बात डाल दी. नीचे लिखा है टू रीइटरेट, फिर से बता देते हैं. Rule 28 has been amended for method of valuation of corporate guarantee on behalf of another related person or by holding to its subsidiary to the bank or financial institution. ये कवर हो गया हमारा दूसरा अमेंडमेंट जो हुआ है विथ रिगार्ड टू होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी या फिर क्रेडिट फैसिलिटीज के अंदर जो डायरेक्टर दे रहा है. तो ध्यान रखना, 2 पॉइंट्स हैं, दोनों अलग अलग पॉइंट्स हमने कवर किए हैं. लास्ट हमारा वैल्यूएशन चैप्टर में एक और सर्कुलर आया है, उस सर्कुलर का डिस्कशन कर लेते हैं. ये सर्कुलर में कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए गए हैं. ये सर्कुलर किस चीज के लिए आया है, ध्यान से सुनना. इंटरनली जनरेटेड इनवॉइसेस जो होते हैं, इंटरनली जनरेटेड इनवॉइस का क्या मतलब हुआ? हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस. तो पेनॉर्मिक एजुकेशन की हेड ऑफिस सूरत में सिचुएटेड है एंड पेनॉर्मिक एजुकेशन की ब्रांच ऑफिस वडोदरा में सिचुएटेड है. तो हेड ऑफिस सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहा है? ब्रांच ऑफिस को. सूरत की ऑफिस किसको प्रोवाइड कर रही है सर्विस? वडोदरा की ऑफिस को. तो उसके रिलेटेड, जिसे हम इंटरनली जनरेटेड सर्विस कहते हैं, कुछ डाउट्स थे और उन डाउट्स को क्लेरिफाई किया गया है, जिसमें ये जो ब्रांच ऑफिस है वो फुल्ली आईटीसी क्लेम करता है. फुल्ली आईटीसी क्लेम करता है मतलब वो आईटीसी बुक करता है और आईटीसी बुक करके अपने पेएबल के सामने उसे सेट करता है. तो इसके रिलेटेड इशू क्या उठा? इशू ये उठा, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज देयर मे बी अ केस वेयर एचओ इज प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज टू द बीओ, हेड ऑफिस इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू द ब्रांच ऑफिस, फॉर विच फुल आईटीसी इज अवेलेबल टू द कंसर्न ब्रांच ऑफिस. हाउएवर, HO may not be issuing tax invoice to the concerned branch office with respect to such services. भाई अपना ही है ना दोनों, तो नहीं इशू कर रहे इनवॉइस. अरे घर की बात है, नहीं कर रहे. और the HO may not be including the cost of a particular component such as salary cost involved in providing said services while issuing tax invoices to the branch office for service provided by the head office to the branch office. 2 इश्यूज हैं. एक इशू क्या है, या तो हेड ऑफिस जब ब्रांच ऑफिस को सर्विस देता है तो इनवॉइस इशू नहीं करता, या फिर हेड ऑफिस जब ब्रांच ऑफिस को सर्विस देता है तो इनवॉइस तो इशू करता है लेकिन उस इनवॉइस में लगे हुए सारे कॉस्ट नहीं लेता. जैसे कि सैलरी का खर्चा जो लगा था हेड ऑफिस का टू गिव सर्विसेज टू द ब्रांच ऑफिस, वो उसने नहीं लिया. ऐसे कोई भी कॉस्ट जो लेनी चाहिए थी, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट लगा था वो नहीं लिया. यानी इनवॉइस तो इशू किया पर अंडर वैल्यूड, प्रॉपर इनवॉइस इशू नहीं किया, प्रॉपर वैल्यू का नहीं किया. ये सवाल पूछा गया, whether the HO is mandatorily required to issue invoices. पहला सवाल, क्या मैंडेटरली इशू करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 37? एंड दूसरा सवाल,
whether the cost of all components has to be included in the value of services। दोनों पे सवाल पूछा गया। पहली बात तो जब HOBO को सर्विस देता है, इंटरनली जनरेटेड जो सर्विस है, तो उस पे क्या इशू करना ही पड़ेगा इनवॉइस, या दूसरी बात इनवॉइस इशू करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, वो बात की बात है। अगर करना पड़ता है तो क्या वो इनवॉइस में सारे कॉस्ट लेने पड़ेंगे, ये सवाल है। क्लैरिफिकेशन क्या आया? द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन टू अ डिस्टिंक्ट पर्सन नीड्स टू बी डिटरमाइंड एज पर रूल 28। ये हम जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, रूल 28 के अंदर दो डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो रूल 28 के तहत ओपन मार्केट वैल्यू उसकी वैल्यू होती है, ओपन मार्केट वैल्यू। एंड रूल 28 में ही ऐसा लिखा हुआ भी है कि अगर जिसको सर्विस दे रहे हो ना, वो अगर आईटीसी बुक कर सकता है, फुल आईटीसी बुक कर सकता है, तो जितने का भी इनवॉइस बनाओ ना वही ओएमवी होती है। यानी कि भले एक्चुअल ओएमवी कुछ भी हो, भाड़ में गई ओएमवी, तुमने जितने का इनवॉइस बनाया वही सत्य है, क्योंकि सामने वाला आईटीसी बुक कर सकता है, तो ही ऐसा होगा। यानी रूल 28 में पहले से क्या लिखा हुआ है कि जब भी डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं तो ओएमवी आंसर होता है, लेकिन अगर उन डिस्टिंक्ट पर्संस में जो रेसिपिएंट है वो फुल आईटीसी बुक कर सकता है, तो उस सिचुएशन में जो इनवॉइस में बोला होगा ना उसी को ओएमवी मान लेंगे। तो एक्चुअल ओएमवी जाने दो, इनवॉइस वाले को ही मान लेंगे। ये पहले इंफॉर्मेशन दे दी रूल 28 की जो पहले से थी। द डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ सर्विसेज सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच ऑफिस इन द इनवॉइस इज कंसीडर्ड द ओएमवी regardless of whether the specific components are included in the invoice. This determination applies when the recipient branch office is eligible for ITC। क्लियर कर दिया इन्होंने कि भाई अगर इनवॉइस इशू किया है ना, तो इनवॉइस इशू करने पे जो दिखाया है वो सत्य है, बात खत्म। अब उसके अंदर सैलरी इंक्लूड की नहीं की, सारे कॉस्ट इंक्लूड किए नहीं किए, जाने दो। फर्दर इन सच केसेस वेयर फुल ITC is available to the recipient, if HO has not issued a tax invoice in respect of any particular service, the value of such service may be declared to be nil। अगर इनवॉइस इशू ही नहीं किया तो वैल्यू निल मान ली जाएगी, अगर इनवॉइस इशू किया तो इनवॉइस में जो वैल्यू डाली वही वैल्यू सत्य मान ली जाएगी। बस ये दो बात याद रखो। यानी इशू करना इनवॉइस मैंडेटरी नहीं है, अगर इशू किया है तो जो वैल्यू डाली वही आंसर है, और अगर इशू ही नहीं किया तो आंसर जीरो है। ये कब? जब रेसिपिएंट को फुल आईटीसी मिल रहा हो। तो अगर समझो सर फुल आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, तब बोलो आप क्या बोलोगे? तो इन्होंने क्या बोला? इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इनवॉइसेस प्रोवाइडेड, द कॉस्ट ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द एचओ इन्वॉल्व्ड इन प्रोवाइडिंग द सेड सर्विस is not mandatorily required to be included even in cases where the full ITC is not available to the concerned branch office। यानी इन्होंने क्लियर कर दिया कि देखो तुम सैलरी का कॉस्ट इंक्लूड करो या नहीं करो, भाड़ में गया। तुम इनवॉइस इशू करो नहीं करो, भाड़ में गया। हमने सब कुछ ओके रखा है। इनवॉइस इशू नहीं करोगे, सामने वाला फुल आईटीसी बुक कर सकता है, तो आंसर जीरो लेगा वो। इनवॉइस इशू करोगे और उसमें एक वैल्यू डालोगे, तो वो वैल्यू जो डालोगे वही आंसर हो जाएगा। सामने वाला फुल आईटीसी बुक कर सकता है या नहीं, इस बात से हम इंपैक्ट करने वाले नहीं हैं। मतलब कि मेन क्रक्स इज कि उस इनवॉइस के अंदर सारे कॉस्ट इंक्लूड हुए हैं या नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच में क्लैरिफिकेशन इन्होंने दे दिया है हमें। ये मेरे ओपिनियन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए एग्जाम के लिए, क्योंकि बड़ा स्पेसिफिक हो गया, लेकिन पास में देखा गया है इतनी स्पेसिफिक बातों में से कोई एमसीक्यू या एक छोटा सा पॉइंट सीधे पूछ लेते हैं। मुश्किल नहीं होता है, जितना आपको बताया है उतना सीधे पूछ लिया जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, जितना बताया है तो उससे भी आपका काम हो जाएगा, जिसके साथ हमारे वैल्यूएशन के सारे अमेंडमेंट्स कवर हो गए। तो वैल्यूएशन में हमने 3 अमेंडमेंट्स देखे हैं। रूल 31B, रूल 31C एड हुए, ऑनलाइन मनी गेमिंग एंड कसिनोस। दूसरा रूल 28 सब रूल 2 डाला गया है, और वो 2 पॉइंट्स क्लैरिफाई किए गए हैं, पर्सनल बैंक गारंटी और कंपनी की गारंटी दूसरी कंपनी को जो रिलेटेड पर्सन है। एंड तीसरा, हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस को दिया तो इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी नहीं है। इनवॉइस इशू नहीं करोगे तो जीरो वैल्यू लेंगे, अगर इनवॉइस इशू करोगे तो जो वैल्यू लेंगे वही सत्य मान लेंगे, इररिस्पेक्टिव उसके अंदर कॉस्ट इंक्लूड किया है आपने सारी चीजों का या नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दैट्स इट। ये हमारे वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई के सारे अमेंडमेंट्स कवर हो जाते हैं। सो नेक्स्ट हमारे अमेंडमेंट्स हुए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में।
हम बच्चों जानते हैं कि ये चैप्टर वैसे ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका वेटेज काफी होता है एग्जाम्स में, एंड देयर बाय इसमें हुए हुए अमेंडमेंट्स हमारे लिए और क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहां कुछ छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं, कोई बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस नहीं हुए हैं, कुछ क्लैरिफिकेटरी चेंजेस ही हुए हैं, बट वो ध्यान में रखने जरूरी है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 के सेकंड प्रोविजो में एक चेंज किया गया है, एंड 16 सबसेक्शन 2 के थर्ड प्रोविजो में भी चेंज किया गया है। तो पहले तो वापस रिवाइज कर लेते हैं कि यहां हम क्या पढ़ते हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में हम कंडीशंस पढ़ते हैं, 6 कंडीशंस, 16(2)A, 16(2)AA, 16(2)B, BA, C, D, जो सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी हम इनपुट टैक्स रेट बुक कर सकते हैं। तो 16(2) में 6 कंडीशंस होती है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। जिन 6 कंडीशंस के नीचे 3 प्रोविजोस दिए हुए हैं, फर्स्ट प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो, थर्ड प्रोविजो। फर्स्ट प्रोविजो में आप क्या पढ़ते हैं कि अगर लॉट्स में सामान मिला होगा तो लास्ट लॉट पे ही पूरा क्रेडिट बुक कर सकते हो आप, ये फर्स्ट प्रोविजो में पढ़ते हैं। सेकंड प्रोविजो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कोई सामान लिया है तो उसका पेमेंट 180 दिन में करना पड़ेगा। अगर 180 दिन में पूरा पेमेंट नहीं किया तो आपका क्रेडिट जो आपने बुक किया था उसे रिवर्स कर दिया जाएगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, जिसमें अगर पार्टली पेमेंट किया तो पार्टली ही रिवर्स किया जाएगा, प्रोपोर्शनेट। इस तरीके से हम सेकंड प्रोविजो पे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं एग्जाम में। एंड थर्ड प्रोविजो के अंदर खाली वन लाइनर लिखा है कि एक पर्सन जब सप्लायर को पेमेंट करेगा और वो रिवर्स चार्ज में कवर्ड है, तो रिवर्स चार्ज में कवर्ड होने के बावजूद वो उसके ऊपर क्रेडिट तो बुक कर ही सकता है, यानी वो क्रेडिट में बुक करेगा भले कोई ट्रांजैक्शन रिवर्स चार्ज में कवर्ड है। ये बात हम जानते हैं सेकंड प्रोविजो और थर्ड प्रोविजो में। तो सेकंड प्रोविजो और थर्ड प्रोविजो में मात्र क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट किया गया है। पूरा का पूरा सेकंड प्रोविजो आपको यहां दिया है, जो मैं पूरा रीड नहीं करना, आप जानते हो 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करो, नहीं तो इट शैल बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। इन्होंने अमेंड क्या किया है, पूरा सेम रखा है, सिर्फ अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पेएबल अंडर सेक्शन 50 ऐड कर दिया है। अंडर सेक्शन 50 यानी क्लैरिफाई कर दिया कि यहां जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना, वो सेक्शन 50 में जो हम बोलते हैं 50 सबसेक्शन 3 में, वही वाला कैलकुलेट करना है। रॉन्गली अवेल्ड एंड रॉन्गली यूटिलाइज्ड वाला ही आपको कैलकुलेट करना है, ये क्लैरिफाई कर दिया। आप बोलोगे सर हम वैसे भी वही करते थे, तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी एक्चुअली में सिर्फ क्लैरिफिकेटरी चेंज है, खाली एक लैंग्वेज ऐड कर दी है अंडर सेक्शन 50 और कुछ नहीं, इग्नोर भी कर सकते थे। थर्ड प्रोविजो के अंदर कहा है कि भाई जो रेसिपिएंट है वो आईटीसी बुक कर सकता है ऑन पेमेंट मेड बाय हिम टुवर्ड्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलॉन्ग विद टैक्स पेएबल देयरऑन। यहां इन्होंने क्या किया, ये लैंग्वेज ऐड कर दी, टू द सप्लायर, यानी कि आप क्रेडिट बुक कर सकते हो जब आप पेमेंट कर दोगे सप्लायर को ऑफ द अमाउंट टुवर्ड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ अलॉन्ग विद टैक्स पेएबल देयरऑन। तो इस तरीके से क्रेडिट तभी लोगे जब आप अमाउंट पे कर दोगे। पहले खाली इतना ही लिखा था, अब ठीक कर दिया उसे और कह दिया कि आप पे सप्लायर को कर दोगे। तो अगेन मटीरियली कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगेन इट इज अ क्लैरिफिकेटरी चेंज, खाली टू द सप्लायर वर्ड ऐड कर दिया। काम का चेंज है ना वो ये है, तीसरा चेंज हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट का। और वो काम का चेंज क्या है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में एक नया पॉइंट ऐड किया है जिसे 1 अक्टूबर 2023 से इफेक्ट में लाया गया है। ऐड फाइनेंस एक्ट ने किया था पर वो इफेक्ट से 1 अक्टूबर से आया है। क्या ऐड किया गया है, ब्लॉक्ड क्रेडिट्स में गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ रिसीव बाय अ टैक्सेबल पर्सन which are used or intended to be used for activities related to his obligations under CSR referred to in section 135 of the Companies Act। ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी अपनी CSR ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर करती है तो उन गुड्स एंड सर्विसेज पे जो जीएसटी लगा होगा उसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है। बस दैट्स इट। यानी ब्लॉक क्रेडिट्स के बाकी पॉइंट्स तो आप जैसे पढ़ते थे वैसे ही हैं, उसमें एक बात ऐड हो गई। तो मैं कंपनी हूं, मैंने डिसाइड किया कि मैं गरीबों में कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बांटूंगा, वो मेरा सीएसआर होगा। वो 2% मीट करने के लिए जो आप कंपनीज लॉ के सेक्शन 135 में पढ़ते हैं ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, तो वो मीट करने के लिए जिन कंपनियों पे एप्लीकेबल होता है उन्होंने वो प्रोडक्ट्स खरीदे मार्केट से ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके फ्री में पुअर पीपल को, ताकि वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर सके। तो ये प्रोडक्ट्स जब इन्होंने खरीदे होंगे तो उस प्रोडक्ट्स पे जो जीएसटी भरा होगा कंपनी ने, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, आप उसका आईटीसी बुक नहीं कर सकते, वो ब्लॉक्ड है।
बस इतना ही है। यानी समझने के लिए तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है, बहुत ही सिंपल सा चेंज, ब्लॉक क्रेडिट के अंदर एक पॉइंट ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा रूल नंबर 43 के अंदर एक चेंज किया गया है। वैसे ये रूल 42 एंड 43 का चेंज हो गया। रूल 42 एंड 43 क्या है, एक बार वापस स्मरण करें। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है जब हम सीए फाइनल की पढ़ाई कर रहे होते हैं। एंड रूल 42 एंड 43 में वो जो कॉमन क्रेडिट है उसका एट्रीब्यूटेबल पोर्शन निकालना होता है आपको, एट्रीब्यूटेबल पोर्शन। और उस एट्रीब्यूटेबल पोर्शन को निकालते वक्त आपको प्रोपोर्शनेट वाला फॉर्मूला लगाना होता है कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एग्जेम्प्ट सप्लाई डिवाइडेड बाय द एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो आप वो जब न्यूमरेटर में एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई लेते हैं उसके रिलेटेड आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा होता है, और उस एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको बताया गया होता है 17 सबसेक्शन 3 में कि उस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या लेने का और क्या नहीं लेने का। तो जो होली एग्जेम्प्ट है, निल रेटेड है, नॉन टैक्सेबल है, वो तो लेते ही हो आप। होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, निल रेटेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, वो तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट होता ही है। इसके अलावा आपको क्या बोला जाता है कि शेड्यूल 3 के आइटम्स आपके एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई के पार्ट नहीं होते, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं होते। हालांकि उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, और उन एक्सेप्शंस में आपने पढ़ा होता है लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाती है। सिक्योरिटीज को भी लिया जाता है, 1% ऑफ द सेल वैल्यू, 1% उसकी कंसीडर की जाती है। और एक पैराग्राफ 8 ऑफ शेड्यूल 3 सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन को भी शामिल किया जाता है। यह बात आप जानते हैं, मैंने कुछ नया नहीं बताया अभी तक। तो क्या क्या कहा हमने? पहला होली रेटेड, होली एग्जेम्प्ट, निल रेटेड, नॉन टैक्सेबल, ये तो लेते ही हैं, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट है। इसके अलावा शेड्यूल 3 के आइटम्स वैसे तो नहीं होते, लेकिन कुछ स्पेसिफाई किए हुए हैं, और कुछ स्पेसिफाई किए हुए में क्या आ जाते हैं? सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सिक्योरिटीज में 1% ऑफ दैट सेल वैल्यू, एंड सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। यानी कि कोई गुड्स आपने वेयरहाउस के वेयरहाउस में ही बेच दिए, वेयरहाउस के वेयरहाउस में ही बेच दिए, तो ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। ये बात शेड्यूल 3 में आप पढ़ते हैं, और वो वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट होता है। ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात, यहां पे एक क्लैरिफिकेटरी एडिशन किया गया है। क्लैरिफिकेटरी एडिशन क्या किया गया है कि ये जो सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन है, उसे शामिल तो करना है, पहले भी करते थे, अभी भी करोगे, लेकिन उसकी वैल्यूएशन क्या होगी, यानी किस वैल्यू पे आप उसे शामिल करोगे, उसकी वैल्यू क्या लेनी है जब आप उसे वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई में शामिल करोगे। तो वो इन्होंने क्लियर करके कहा है कि देखो, जो वैल्यू इन गुड्स की होगी, जो वैल्यू इन गुड्स की होगी, वो ड्यूटी फ्री शॉप्स पे जिस वैल्यू पे अराइवल टर्मिनल पे कोई इनकमिंग पैसेंजर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उसे क्लियर कराता है, वही वैल्यू ली जाएगी। सर समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो आप? देखो एक छोटा सा डायग्राम बना के समझा देता हूं। ये इंडिया है, ये इनकमिंग पैसेंजर है, फ्लाइट से आ रहा है। इनकमिंग पैसेंजर कहां उतरेगा? इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अराइवल टर्मिनल पे आएगा ना, क्योंकि आ रहा है, डिपार्चर टर्मिनल पे थोड़ी आएगा, अराइवल टर्मिनल पे आएगा। तो यहां इसका अराइवल टर्मिनल है। अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट गए हो, नहीं भी गए तो मूवीज में कभी देखा हो, तो यहां एक पर्टिकुलर टाइप की शॉप होती है, डीएफएस, ड्यूटी फ्री शॉप। उस ड्यूटी फ्री शॉप में उस गुड्स की जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू ली जाएगी ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेयरहाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। यानी जो वैल्यू ऑफ वेयरहाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन शामिल होता है एग्जेम्प्ट सप्लाई में, उसकी वैल्यू क्या होगी वो क्लियर किया गया है। दैट इट शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स from duty free shops at arrival terminal in international airports to the incoming passenger, वो उसकी वैल्यू ली जाएगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन पेपर में इसी की वैल्यू दी होगी, और इसी वैल्यू को चिपका के एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई में शामिल कर लेना। ये क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट किया गया है। दूसरा एक अमेंडमेंट और किया गया है,
ये अमेंडमेंट नहीं भी बताऊं तो भी चले, क्योंकि एक पॉइंट रिडंडेंट हो गया था और उस रिडंडेंट पॉइंट को ओमिट कर दिया है। रिडंडेंट क्या हो गया था? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई में कुछ बातें शामिल नहीं की जाती है। आप उसकी भी एक लिस्ट पढ़ते हैं, तो जो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई में कुछ बातें शामिल नहीं की जाती है, उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है बाय अ वेसल फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, तो उसे एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई में नहीं लेंगे। अब ये बात बड़ी अजीब हो गई। अजीब इसलिए हो गई क्योंकि ये पॉइंट 30 सितंबर 2022 को, यानी काफी समय हो गया, को हटा दिया गया। हटा दिया गया मतलब अब ये एग्जेम्प्ट रहा ही नहीं, ये टैक्सेबल हो गया। जब वो टैक्सेबल ही हो चुका है तो अब इस क्लेरिफिकेशन की नीड ही नहीं है कि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। पहले नीड थी, क्योंकि पहले ये एग्जेम्प्ट सप्लाई था, पर यहां पे कॉमन क्रेडिट को एट्रीब्यूट करते वक्त इसे एक्सक्लूड करना होता था फॉर द पर्पस ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। जो कॉमन क्रेडिट का फॉर्मूला है उसमें वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई में इसे एक्सक्लूड करते थे क्लियरली। लेकिन अब बोला है अरे इसको एक्सक्लूड तो वैसे ही करेंगे ना, क्योंकि ये तो अब टैक्सेबल है, तो अननेसेसरी हमने लॉ में ऐसा लिखा हुआ था उसे हटा देते हैं। देखो क्या लिखा है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया वाज एग्जेम्प्ट अप टू 3922। तो अब अगर एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गया तो इस पे जीएसटी लगता है। अब जीएसटी लगता है तो एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर एक लिस्ट दी हुई थी कि फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42 एंड 43 सच सर्विसेज विल नॉट बी इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो अर्लियर ये जो एक्सक्लूजन था, अब जब वो विड्रॉ ही हो चुका है तो ये क्लॉज क्या हो चुका है? रिडंडेंट। तो इसे इन्होंने क्या कर दिया है? डिलीट। यानी कोई फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि आप वैसे भी नहीं करने वाले थे उसको इंक्लूड, और अब भी नहीं करोगे। पहले इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो एग्जेम्प्ट होता था और उसे क्लियरली बाहर रखने को बोला था। अब इसलिए नहीं करोगे क्योंकि वो होता ही टैक्सेबल है, तो वो वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट होगा ही कैसे? यानी यहां दो चेंजेस किए गए हैं। दोनों चेंजेस समराइज कर देता हूं। रूल 42 एंड 43 के रिलेटेड जो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई होती है उसके अंदर वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ वेयरहाउस गुड्स क्लियर्ड बिफोर होम कंजम्पशन की वैल्यू ऑफ गुड्स एट ड्यूटी फ्री शॉप फॉर द इनकमिंग पैसेंजर एट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ली जाएगी। एंड दूसरा, जो सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वाटर्स फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया था, उसे एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट नहीं बनाते थे और अभी भी नहीं बनाओगे, सिर्फ उस रिडंडेंट प्रोविजन को हटा दिया है। यह हमारा दूसरा अमेंडमेंट हो गया आईटीसी के डिस्कशन का। और अब लास्ट एक सर्कुलर आया है आईटीसी के चैप्टर में, वो सर्कुलर समझ लेते हैं क्या आया है। बहुत सिंपल सा इजी सा सर्कुलर है विथ रिगार्ड टू आईएसडी डिस्कशन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रिलेटेड। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन इनपुट सर्विसेज procured from a third party but attributable to both head office and branch office or exclusively to one or more branch office। आप जानते हैं आईएसडी में क्या होता है कि अगर किसी ने कोई इनपुट सर्विस ली है और वह एट्रीब्यूटेबल है टुवर्ड्स वेरियस ब्रांच ऑफिसेस, तो वो जो पर्सन है जिसने ये इनपुट सर्विसेज ली है वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेता है और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद इस इनपुट सर्विस की आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसीलिए तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। तो इस पे कुछ इशू था, उस इशू को क्लेरिफाई किया है। इशू क्या था? Whether HO can avail the ITC in respect of a common services procured from a third party but attributable to both head office and branch office or exclusively to one or more branch office by issuing tax invoice under section 31 to the said branch office for the said input service and the branch office can then avail the ITC for the same, or whether it is mandatory for the HO to follow ISD। सवाल समझे आप? इशू क्या है? इशू ये है कि अगर समझो मैं हेड ऑफिस हूं और मैंने खुद के लिए और ब्रांच ऑफिस के लिए कोई सर्विस ली है, इनपुट सर्विस ली है, या फिर मैंने खुद के लिए नहीं पर वन और मोर ब्रांच ऑफिसेस के लिए कोई इनपुट सर्विस ली है, तो उस इनपुट सर्विस पे जो आईटीसी है वो मुझे अगर बांटना है ब्रांच ऑफिस को, तो ब्रांच ऑफिस को बांटते वक्त क्या आईएसडी ही एकमात्र तरीका है? मतलब क्या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेके ही उसे बांटना होगा, या फिर अगर एक हेड ऑफिस चाहे तो जैसे इनवॉइस इशू करता है किसी और पर्सन को वैसे ही सर्विस का इनवॉइस इशू कर दे और आईटीसी ट्रांसफर मार दे बिना आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लिए? क्या यह हो सकता है? यह सवाल है। इट इज क्लैरिफाइड दैट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ इट इज नॉट मैंडेटरी to distribute by ISD
ऐसा जरूरी नहीं है कि आईएसडी का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेके ही बांटना है, मतलब चॉइस है, या तो आईएसडी वाले प्रोविजंस फॉलो करो सेक्शन 20 और 21 और उसके तहत ही ट्रांसफर करो, या फिर टैक्स इनवॉइस इशू कर दो ऑफ द कॉमन सर्विसेज एट्रीब्यूटेबल टू द स्टेट ब्रांच ऑफिस। लेकिन वो टैक्स इनवॉइस इशू करने पे ब्रांच ऑफिस तभी आईटीसी ले पाएगा जब ब्रांच ऑफिस सेक्शन 16 और 17 की कंडीशंस मीट कर रहा होगा। जेन्युइन है। अगर मैं आईएसडी के तहत रजिस्टर करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो मुझे सेक्शन 20 की कंडीशंस मीट करनी पड़ेगी, तो ब्रांच ऑफिस आईटीसी बुक कर सकता है। पर अगर मैं आईएसडी के तहत रजिस्टर्ड नहीं हूं और सिर्फ एक टैक्स इनवॉइस इशू करके बांट रहा हूं, तो उस केस में वो टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे ब्रांच ऑफिस तभी आईटीसी ले पाएगा जब उसने सेक्शन 16 और 17 की सारी कंडीशंस पूरी की है। मतलब उसके 2B में दिखना चाहिए और वो जितनी कंडीशंस होती है, इनवॉइस होना चाहिए, वो सब होना चाहिए। आईएसडी मैकेनिज्म कैन बी ऑप्टेड ओनली इफ द सेड इनपुट services are attributable to the said branch office or have actually been provided to the said branch office. In case ISD mechanism is opted, HO is required to get itself registered mandatorily. तो mandatory registration फिर लेना पड़ जाएगा अगर ISD वाले रास्ते में जाना है। Similarly, HO can issue tax invoices only if the common input services have actually been provided to the concerned branch offices. नहीं तो अगर आप ISD का रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे तो आराम से उसे ट्रांसफर कर सकते हैं इनवॉइस इशू करके, जिसके लिए सामने वाले ने सारी कंडीशंस सैटिस्फाइड कर दी होनी चाहिए। तो अगर कोई भी इनपुट सर्विस मिला है तो उस एचओ के पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, वो दोनों में से जो मार्ग अपनाना चाहे वो मार्ग अपना सकता है। ये क्लैरिफाई कर दिया गया है, सिंपल सा क्लैरिफिकेशन विथ रिगार्ड टू इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जिसके साथ हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट के सारे अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। यानी 3 अमेंडमेंट्स, एक सेकेंड प्रोविजो, थर्ड प्रोविजो टू 16(2) जो इतने काम के नहीं है, एंड 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक रेट में एक नया पॉइंट। दूसरा, रूल 42 एंड 43 में एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई में एक रिडंडेंट बात हटा दी और एक का वैल्यूएशन क्लियर कर दिया। एंड तीसरी बात, हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच आईटीसी का जो एट्रीब्यूशन करना है उसके लिए दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये क्लैरिफाई कर दिया गया। तो हमारे आईटीसी के यहां सारे अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन। बच्चों, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कई सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, छोटे छोटे अमेंडमेंट्स ही हैं, लेकिन कई सारे हैं। उन्हें हम 1 एंड 1 करके एक करके सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कहां कहां क्या क्या बदलाव किया गया है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 22 से लेके सेक्शन नंबर 30 का जो हमारा पूरा चैप्टर होता है रजिस्ट्रेशन का, उसमें सेक्शन नंबर 22, 23 एंड 24, इन तीनों की कॉन्जॉइंट रीडिंग के जब हम करते हैं, तीनों को साथ में पढ़ते हैं, तब हम डिसाइड करते हैं कि किसी पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी है या फिर नहीं। इसमें एक इशू हमेशा आता था बच्चों को, जिस इशू को क्लैरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 23 में एक सबसेक्शन इंसर्ट करके अपनी पावर क्रिएट कर ली है। तो 23 सबसेक्शन 1 एंड 23 सबसेक्शन 2, यानी पहले आप खाली सेक्शन 23 पढ़ते थे, अब उसके अंदर एक सबसेक्शन 2 ऐड कर दिया गया है। अभी तक आप 23 सबसेक्शन 1 में क्या पढ़ते थे, जो अभी भी वैसा ही है कि अगर किसी पर्सन को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है तो 23(1) के अंदर अगर वो लिखा हुआ है तो इज नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। जिसमें आप कहते थे ना कि अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड तो उसे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, या कोई सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई ही करता है या रिवर्स चार्ज आउटवर्ड की सप्लाई ही करता है जो नोटिफाई की हुई थी तो उसे रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी नहीं है। यहां 23 सबसेक्शन 2 ऐड कर दिया गया है और 23 सबसेक्शन 2 ऐड करके कहा है कि मैं ओवरराइट करता हूं 22 और 24 को, 22 सबसेक्शन 1 को भी ओवरराइट करता हूं और 24 को भी ओवरराइट करता हूं, और गवर्नमेंट की ये पावर क्रिएट करता हूं कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बता सकती है कि कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पीपल को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। फिर 22(1) में क्या लिखा है और 24 में क्या लिखा है वो मैटर नहीं करेगा। मतलब भले आपका टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख एज द केस में भी से ज्यादा है, भले आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। अगर 23 सबसेक्शन 2 के थ्रू हमने नोटिफिकेशन निकाल के कह दिया कि इस पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है, फिर 22 और 24 की हम सुनने वाले नहीं हैं।
ये बात हमारे 23 में ऐड की गई है, लेकिन इसका कोई मटेरियल इंपैक्ट आपकी एग्जाम्स पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकाला गया है जिसमें ऐसी कोई बात डाली गई है, यानी कि सिर्फ पावर क्रिएट हुआ है और कुछ भी नहीं। तो आप देखो फाइनेंस एक्ट 2023 ने 23 सबसेक्शन 2 के अंदर लिख दिया, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन 22(1) और 24। नहीं तो बार बार डिस्प्यूट होता था ना कि 24 में बोला है लेना है, 23 में बोला है नहीं लेना है, पर ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं था कि 23 24 को ओवरराइड करता है। तो मन में डाउट्स आते थे, उन डाउट्स के ऊपर क्लैरिटी देने के लिए ऐसा प्रोविजन बना लिया है गवर्नमेंट ने। द गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल by notification subject to such conditions and restriction as may be specified specify category of people who may be exempted from obtaining registration, वो specify करेंगे। ये जो 23 सबसेक्शन 2 आया है ना, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आया है, यानी 1 जुलाई 2017 से अमल में लाया गया है। हालांकि अभी तक इसमें कुछ नोटिफाइड आपकी एग्जाम्स के लिए नहीं है, तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, एग्जाम एंगल से इतना जरूरी नहीं है। 22, 23, 24 में सेक्शन 24 में एक नया क्लॉज इंसर्ट किया गया है। आपने पुराने अमेंडमेंट सुन लिए होने चाहिए, पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया होना चाहिए, तो ही आपको यह क्लियरली समझ में आएगा। हमने सप्लाई अंडर जीएसटी के चैप्टर में यह कवर किया था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों को टैक्सेबल कर दिया गया है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स टैक्सेबल हैं, और उसके रिलेटेड हमने वैल्यूएशन चैप्टर में वैल्यूएशन कैसे करनी है रूल नंबर 31B में वो वैल्यूएशन भी डिस्कस कर ली थी, और उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 में वो भी डिस्कस कर लिया था कि इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर होगा। एक सवाल और उठा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला इंडिया के बाहर है, द सर्विस प्रोवाइडर, वैसे तो गुड्स प्रोवाइडर बोलना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन मनी गेमिंग एक्शनेबल क्लेम है जो गुड्स है फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी लॉ, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी लॉ से गुड्स मानते हैं ना, तो देयर बाय वो गुड्स प्रोवाइडर अगर इंडिया के बाहर है ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला और वो इंडिया के लोगों को ये गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी कर दिया गया है कि उसे रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, और उसे भारत में एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन लेके उसके ऊपर जीएसटी जो 28% लगेगा वो भारत सरकार को पे करना पड़ेगा। इस तरीके से जैसे OIDAR सर्विस है, OIDAR में भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है ना जो प्रोवाइडर आउटसाइड इंडिया है, वैसे ही OIDAR के साथ ये याद रख लो ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला अगर आउटसाइड इंडिया है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। दैट्स इट, एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। एक बात ऐड कर दी है, तो आप सेक्शन 24 में जो लिस्ट पढ़ते हो ना कि टीडीएस, टीसीएस, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर या पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ईसीओ, ऐसे वाले जितने पॉइंट्स पढ़ते हो उसमें OIDAR के साथ साथ एक पॉइंट और जोड़ दो, ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया इज मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड। ये हमारे सेक्शन नंबर 24 का एक चेंज हो गया। देन आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 25 पे, द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये जो प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन है इसमें पिछले कुछ समय में जीएसटी में बहुत बदलाव किए गए हैं, कई सारे चेंजेस किए गए हैं, पूरा प्रोसीजर भी बदला गया है। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का मेथड आया है, और ये आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के तहत अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते तो फिर उस केस में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी ऑन स्पॉट विजिट की जाएगी बाय द ऑफिसर्स, वो साइट पे आके वेरीफाई करेंगे एंड देन ही आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा। ये बात आप जानते हैं कि जब भी आप अप्लाई करेंगे वहां से 30 दिन के अंदर अंदर ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस किया जाएगा और फिर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा। अगर आपने आधार नहीं ऑथेंटिकेट कराया या आधार ऑथेंटिकेट कराया पर जो रिस्क पैरामीटर्स हैं डिपार्टमेंट के उसके तहत आपको कवर कर लिया गया है, या प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि तुम्हारा एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास्ट में तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में हमें कुछ लोचा लगता है, कुछ गड़बड़ लगती है, इस तरह से आप 3 बातें पढ़ते हैं। क्या 3 बातें? अगर आधार ऑथेंटिकेशन कराना था और आपने नहीं कराया या आपने ऑप्ट नहीं किया। दूसरा, आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया लेकिन रिस्क एनालिसिस पैरामीटर्स में आप पकड़े गए हो, यानी उनके जो भी पुराने डेटा थे उसके अंदर आपका नाम फ्लैग हुआ है,
या तीसरा, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है अपने हिसाब से कि एक बार के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन करनी चाहिए, तो फिर फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन से 30 दिनों के अंदर अंदर आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी। यह बात पहले भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी है, लेकिन सिर्फ एक लाइन हटा दी गई है जो आपके सामने आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ द सेड पर्सन। तो पहले कहा गया था कि भाई जिसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हो उसके प्रेजेंस में ही फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, उस लाइन को डिलीट कर दिया है डिपार्टमेंट ने खुद के लिए इजी करने के लिए कि हम किसी साइट पे गए और साइट पे वो पर्सन नहीं है तो हम कर ही नहीं पाएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन, जबकि वो पर्सन नहीं है। यही तो मुद्दा था कि वो नहीं है और वो फेक रजिस्ट्रेशंस ले रहा है, उसे रोकने के लिए तो हम फिजिकल वेरिफिकेशन करने गए, तो हम फिजिकल वेरिफिकेशन कर पाएंगे डिस्पाइट दैट पर्सन इज नॉट प्रेजेंट ओवर देयर। ये एक छोटी सी लाइन डिलीट कर दी तो कोई बहुत मटेरियली इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोसीजरल इंपैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। इतना ही नहीं, ये 2 पैराग्राफ्स रूल्स में ऐड किए गए हैं। क्या बोला गया है कि अगर फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के बाद किया जा रहा है तो प्रोसीजर क्या होगा वो क्लियर कर दिया, और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के पहले किया जा रहा है तो प्रोसीजर क्या होगा वो क्लैरिफाई कर दिया है इन्होंने, क्योंकि इसको लेके थोड़ा सा डाउट था टाइमलाइंस में, उन टाइमलाइंस को थोड़ा सा क्लियर कर दिया बाय इंसर्टिंग अ न्यू डिस्कशन। तो 2 बातें हो गई, एक होता है रजिस्ट्रेशन दे दिया लेकिन उसके बाद भी फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, कर सकते हो, प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर्स है, और दूसरा होता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे और फिर ही रजिस्ट्रेशन दोगे, अगर वो 3 सिचुएशंस हिट हो गई तो इन्होंने दोनों के प्रोसीजर बता दिए। पहले में क्या बोला है, आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन है अगर, ही मे गेट सच वेरिफिकेशन along with other documents including photographs shall be uploaded in the prescribed form on the common portal within a period of 15 working days। खाली आपको 15 वर्किंग डेज ध्यान में रखना है इसमें, यानी जिस भी दिन आपका ग्रांट कर दिया गया आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया, उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन हुई, तो फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाने के 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सब कुछ जीएसटी पोर्टल पे चढ़ा देना होगा। ये प्रॉपर ऑफिसर की जिम्मेदारी है। वहीं अगर आप कहते हो बिफोर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, कौन से सर्कमस्टांसेस में, जो ऊपर हमने 3 डिस्कस किए कि आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ, या आधार ऑथेंटिकेशन किया पर रिस्क एनालिसिस पैरामीटर में आ गए, या प्रॉपर ऑफिसर ने बोला ग्रांट करने से पहले मैं आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा, तो प्रॉपर ऑफिसर इस वेरिफिकेशन को करके वेरिफिकेशन रिपोर्ट along with the other documents including photographs shall be uploaded in the prescribed form at least 5 working days prior to the completion of the time period specified in the said proviso। ये कह रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन सबमिट किया, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद ही आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, और एप्लीकेशन सबमिट करने से 30 दिन के अंदर अंदर आपको ग्रांट करना होता है रजिस्ट्रेशन, तो ये 30 डेज जहां खत्म हो रहे होंगे ना, उसके कम से कम 5 वर्किंग डेज पहले आपको उसकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी, प्रॉपर ऑफिसर को अपलोड करनी पड़ेगी पोर्टल पे। तो जिस भी दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट किया उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, तो जिस दिन फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ वहां से 15 वर्किंग डेज। लेकिन अगर आपने सबमिशन किया और फिर पहले फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है और फिर रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने की जो लास्ट डेट है वहां से 5 वर्किंग डेज पीछे आना होगा और उस डेट तक वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी, जिसमें इन दोनों ही केसेस में फिजिकल वेरिफिकेशन करते वक्त प्रेजेंस ऑफ सेड पर्सन वाली बात हटा दी गई है, प्रेजेंस ऑफ सेड पर्सन की जरूरत नहीं है। मैं इस अमेंडमेंट को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बिकॉज ये प्रॉपर ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि उसे ये सब करना होगा। आपके लिए तो जानकारी हो गई, इसीलिए इसके पूछे जाने के चांसेस कम हैं, लेकिन एमसीक्यू में ये 15 वर्किंग डेज और एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज वाली बात पूछी जा सकती है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सेड पर्सन की रिक्वायरमेंट अब नहीं है, ये भी पूछी जा सकती है, वो आपको ध्यान में रखना है। साथ साथ में हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो रिस्क एनालिसिस वाली बात है, जिसके अंदर आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको ऑफिस में बुलाया जाता है और आपका बायोमेट्रिक वगैरह चेक किया जाता है, ये बात पायलट बेसिस पे खाली गुजरात में स्टार्ट की गई थी, इसे एक्सटेंड करके अब पुडुचेरी में भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो सिर्फ ध्यान में रखना, गुजरात के साथ साथ पुडुचेरी में भी इसे एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि धीरे धीरे करके करेंगे ना पूरे इंडिया में,
तो पहले पायलट बेसिस पे सिर्फ गुजरात में स्टार्ट किया, पुडुचेरी को भी कवर कर लिया है और धीरे धीरे बाकी जगहों को भी हम कवर करते जाएंगे। इंफॉर्मेटिव बात है और कुछ खास काम की यह बात नहीं है। यह हमारा एक और अमेंडमेंट हो गया रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है और यह बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम एंगल से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 10A। रूल नंबर 10A में आपको क्या पढ़ा हुआ है कि जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो बैंक डिटेल्स देनी पड़ती है। तो रजिस्ट्रेशन लेते वक्त ही अगर बैंक डिटेल्स भर दें तो बहुत अच्छा, पर अगर रजिस्ट्रेशन लेने के दौरान आप बैंक डिटेल्स नहीं भरते और आप ये कहते हैं बाद में भर दूंगा, चलता है। रूल 10A अलाउ करता है और इसकी एक टाइम लिमिट है। और आपने टाइम लिमिट क्या पढ़ी होती है कि सर जिस भी दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा ना, जिस भी दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा वहां से 45 डेज एंड जो भी हमारी ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न आएगी, जो हमारी पहली ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न आएगी सेक्शन 39 वाली, यानी जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 3B की जो भी ड्यू डेट होगी वो इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो जिस भी दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ उस महीने की ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न जीएसटीआर 3B एंड उस डेट से 45 डेज, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर तक बैंक डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे। ये आपने पढ़ा हुआ है, इसे अब बदल दिया गया है। जो टाइम लिमिट है वो बदल दी गई है और टाइम लिमिट बदल के क्या कह दिया गया है, जिस भी दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया वहां से 45 डेज नहीं 30 डेज, 30 डेज एंड दूसरी डेट सेक्शन नंबर 37 की जो डिटेल्स दी जाती है, जो 37 की जो डिटेल्स दी जाती है वो डिटेल्स देने की डेट, एक्चुअल डेट के पहले सेक्शन 37 यानी जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1 रिटर्न जिस भी दिन आप भर रहे हो वो डेट के पहले इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। पहले क्या था, अर्लियर एंड नाउ, दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं। अर्लियर आप पढ़ते थे सर जिस भी दिन ग्रांट हुआ है ना रजिस्ट्रेशन, यानी आरसी मिला है, जीएसटी आरईजी 06, वहां से 45 डेज, और सर ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 3B विच एवर इज अर्लियर। और अब क्या हो गया है सर, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लस 30 डेज और डेट ऑफ जीएसटीआर 1 विच एवर इज अर्लियर। देखो ऊपर रीड करो, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और बिफोर फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर सेक्शन 37 इन फॉर्म जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 भरने के पहले बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो अगर 30 डेज खत्म होने के पहले जीएसटीआर 1 भर रहे हो तो जीएसटीआर 1 भरने से पहले बैंक डिटेल्स अपलोड करनी पड़ेगी आपको। और अगर 30 डेज पहले एक्सपायर हो रहे हैं, जीएसटीआर 1 की डेट अभी तक आई नहीं है, तो आप 30 डेज पे आपको बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी। दोनों में से अर्लियर पकड़ना है। अब इसमें एक और छोटी सी बात है, जो क्यूआरएमपी स्कीम वाले होते हैं उनका जीएसटीआर 1 तो सर क्वार्टरली आता है, अप्रैल मई जून का 13 जुलाई को आएगा। तो उनके केस में भी क्या हमें डेट ऑफ जीएसटीआर 1 ही देखनी है? नहीं, उनके केस में अगर वो आईएफएफ फैसिलिटी यूज कर रहे हैं तो आईएफएफ देखनी है आपको, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अगर नहीं कर रहे, क्योंकि आईएफएफ तो ऑप्शनल होता है ना, तो जीएसटीआर 1 की ही डेट देखनी है। मतलब नेचुरल है आंसर 30 डेज आ जाएगा, क्योंकि अर्लियर देखना है आपको। और अगर कोई इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज कर रहा है कि भाई अप्रैल महीने की डिटेल्स मैं 13 मई तक दे दूंगा, 13 मई को आईएफएफ आपको भरना होता है, तो फिर उस केस में 13 मई और डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लस 30 डेज, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। ध्यान रखना ये ड्यू डेट नहीं है, अब एक्चुअल डेट है, क्योंकि लैंग्वेज बोला है बिफोर फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। आप कब भर रहे हो ये देखना है, डेट क्या है भरने की वो नहीं देखना है। मैं जब भी आईएफएफ यूज करने वाला हूं या मैं जब भी जीएसटीआर 1 भरने वाला हूं, पहली बार वो डेट और 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर ले लेना है आपको। ये आपका चेंज किया गया है रूल 10A के अंदर। तो पुराना वाला भूल जाओ, अब तो आपको यही ध्यान में रखना है। और इस चेंज की वजह से रूल 21A में भी चेंज किया गया है। रूल 21A क्या है सर?
रूल 21 ये है आपके रजिस्ट्रेशन का सस्पेंशन होना, सस्पेंशन हो जाने के बाद कारण बताओ आना, और कारण बताओ के बाद कैंसलेशन होना अगर आपके जवाब से सहमत ऑफिसर्स नहीं हैं, जिसमें आप जानते हो सस्पेंशन करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं होता। सस्पेंशन के लिए नहीं बोला जाता कि क्यों सस्पेंड नहीं किया जाए, सस्पेंड कर दिया जाता है, और सस्पेंड करने के बाद इंक्वायरी होती है, और इंक्वायरी का रिजल्ट रहा ओके, तो फिर सस्पेंशन रिवोक हो जाता है, और अगर सस्पेंशन का रीजन सही निकल के आता है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया जाता है। तो ये जो रूल 21 है इसमें भी चेंज किया गया बिकॉज ऑफ रूल 10A। रूल 10A की वजह से ही क्या चेंज किया गया, आप पहले तो रूल 21A को देखें। रूल 21A 2A के अंदर चेंज किया गया है। पहले आप रूल 21 2A में क्या पढ़ते थे, अर्लियर आप क्या पढ़ते थे कि अगर आपका कंपैरिजन किया जा रहा है ऑफ GSTR 3B एंड GSTR 1 और उस कंपैरिजन में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं, एनोमलीज हैं, तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर गैप है, बहुत बड़ा गैप है GSTR 1 और GSTR 3B में, अब सिग्निफिकेंट गैप क्या होता है वो ऑफिसर देखेगा, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है, तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया ऑटोमेटिकली, आपको कोई कारण नहीं भेजा गया, सस्पेंड कर दिया, एंड हो जाने पे आपको इंटीमेट किया जाता है आपके ईमेल एड्रेस पे कि भाई ऐसे करके आपका सस्पेंशन कर दिया गया है, ये कारण थे, इनका जवाब दो 30 दिनों के अंदर अंदर। 30 दिनों का कारण बताओ नोटिस आता है, अगर 30 दिनों के अंदर अंदर जवाब दे दिया कि क्यों थे ये डिफरेंसेस, तो आपका सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि आपका हमेशा से ओके ही था, और अदरवाइज कैंसल कर दिया जाएगा, कैंसलेशन में आ जाएगा। ड्यूरिंग सस्पेंशन आप रिटर्न्स नहीं भर सकते, टैक्सेबल सप्लाईज नहीं कर सकते, यानी टैक्स इनवॉइस नहीं क्रिएट कर सकते, रिफंड नहीं मांग सकते। ये सब बातें जो मैंने बताई ये सब आपको पता है, ये सब पहले से थी। तो सर अमेंडमेंट क्या हुआ है? अमेंडमेंट ये हुआ है कि इस रूल 21A 2A के अंदर जो बात थी वो तो है ही, ये एक बात और डाल दी है, एक और छोटा सा पॉइंट डाल दिया है, और वो पॉइंट रूल 10A वाला है कि अगर रूल 10A का कॉन्ट्रावेंशन किया रूल 10A का, तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। मतलब सर तात्पर्य कैसे कनेक्ट करेंगे पीछे वाले अमेंडमेंट से? आपने जिस भी दिन रजिस्ट्रेशन मिला वहां से 30 दिन निकालने हैं, और जिस भी दिन GSTR 1 या IFF फैसिलिटी यूज कर रहे हो वो डेट लेनी है, उन दोनों में से अर्लियर लेना है। उस डेट तक आपको रूल 10A के तहत बैंक डिटेल्स दे देनी थी, आपने उस डेट तक नहीं दी, उस डेट तक नहीं दी, तो उसी मोमेंट ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो जाएगा। ऑटोमेटिक सस्पेंशन, कोई कारण बताओ कुछ नहीं आएगा, उसी मोमेंट आपका सस्पेंशन हो जाएगा, और आपको कारण बताओ भेजा जाएगा कि बताओ क्यों कैंसल ना किया जाए। वो बात सेम ही रहेगी, सस्पेंड हो गया और सस्पेंड हो जाने के बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज क्यों कैंसल नहीं किया जाए। ये चेंज करके ये बात यहां भी ऐड कर दी है। एंड देन अगेन आप क्या जानते हैं कि अगर मैंने जवाब दे दिया जो भी सिग्निफिकेंट एनोमलीज थी, डिफरेंसेस थे, तो सस्पेंशन रिवोक हो जाता है। वैसे ही यहां भी बोल दिया कि अगर आपने अपने बैंक डिटेल्स फर्निश कर दिए, तो बैंक डिटेल्स फर्निश करते ही ऑटोमेटिकली सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए देखो नीचे लिखा है, प्रोवाइड दैट वेयर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड ड्यू टू 10A एंड रजिस्ट्रेशन हैज नॉट ऑलरेडी बीन कैंसल्ड। देखो सस्पेंड हुआ और फिर इंक्वायरी के बाद कैंसल भी हो गया, तो अगर कैंसल हो गया तो अब बैंक डिटेल फर्निश करने पे सस्पेंशन रिवोक नहीं हो सकता ना, अब तो आपको कैंसलेशन रिवोक कराने के लिए सेक्शन 30 में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर सस्पेंशन हुआ था, रजिस्ट्रेशन अभी तक कैंसिल नहीं हुआ और आपने अपना काम पूरा कर दिया, बैंक डिटेल्स दे दी, तो सस्पेंशन क्या हो जाएगा? रिवोक। ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको रिवोक कर देगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। रूल 10A में आपने नई डेट्स पढ़ी, इस डेट तक आपको बैंक डिटेल्स देनी है, वो जो भी डेट आई उस दिन आपने बैंक डिटेल्स नहीं दी, ऑटोमेटिक सस्पेंशन, और आपको कारण बताओ आ जाएगा कि 30 दिनों के अंदर अंदर जवाब दो क्यों कैंसिल ना किया जाए। आपने कोई जवाब नहीं दिया, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो जाने के बाद तो अब आपको रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन में जाना पड़ेगा, जो सेक्शन 30 में पढ़ते हैं हम।
समझो, आपको कारण बताओ नोटिस आया, सस्पेंशन हो गया है ऑटोमेटिकली, और आपने बैंक डिटेल सबमिट कर दी ड्यूरिंग दैट इंक्वायरी पीरियड। तो जैसे ही आप बैंक डिटेल सबमिट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा और सब कुछ ओके हो जाएगा। दैट इज रूल 21A का चेंज ड्यू टू रूल 10A का चेंज। ये दोनों को हमने जॉइंट में कवर कर लिया। अब हमारा डिस्कशन आ जाता है नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 30 के अंदर भी अमेंडमेंट किया गया है। सेक्शन नंबर 30 क्या होता है? कैंसलेशन हो गया और कैंसलेशन को रिवोक कराना है। तो आपने क्या पढ़ा होता है सेक्शन 30 में कि अगर कैंसलेशन हो गया और उसे रिवोक कराना है तो जिस भी दिन मुझे कैंसलेशन ऑर्डर मिला होगा वहां से 30 दिन के अंदर अंदर मुझे अप्लाई करना होगा, और अगर वो 30 दिन खत्म हो गए तो मैं और 30 दिन का एक्सटेंशन ले सकता हूं, फिर और 30 दिन का एक्सटेंशन ले सकता हूं प्रॉपर ऑफिसर से, जो रैंक ऑफ ऑफिसर्स आपको पढ़ाए जाते हैं। इसे बदला है, इस टाइमलाइन को बदला है, और इस टाइमलाइन को बदल के अब सिर्फ 2 कर दिए। ओरिजिनल टाइम लिमिट इज 90 डेज एंड एक्सटेंडेड टाइम लिमिट इज प्लस 180 डेज। प्लस 180 डेज, एक्सटेंशन 180 डेज का मिलेगा। मतलब जिस भी दिन मुझे रिसीव हुआ कि मेरा कैंसलेशन हो गया है, ऑर्डर आएगा ना, कैंसलेशन हो गया, डिपार्टमेंट ऑर्डर भेजेगा, जिस भी दिन मुझे सर्व किया गया वहां से 90 दिन 90 डेज के अंदर अंदर मैं एप्लीकेशन कर सकता हूं फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन। अगर वो 90 डेज खत्म हो गए तो मैं एक्सटेंडेड डेट पे भी एप्लीकेशन कर सकता हूं, जिसमें एक्सटेंशन मुझे मांगना पड़ेगा। एक्सटेंशन किससे मांगोगे? कमिश्नर से मांगोगे, कमिश्नर से, या फिर ऑथोराइज्ड ऑफिसर से। जिस ऑफिसर को ऑथोराइजेशन, जिस भी ऑफिसर का ऑथोराइजेशन है वो एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर लेवल का होना चाहिए। तो या तो कमिश्नर या फिर ऑथोराइज्ड ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर तक के लेवल का होना चाहिए, जो आपको एक्सटेंशन और 180 डेज का दे सकता है। 180 डेज का ये इसलिए बढ़ाया गया टाइम लिमिट क्योंकि बहुत छोटी टाइम लिमिट थी। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाने पे ये वक्त ही इतना कम था कि उसे रिवोक करने का सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था, क्योंकि 30 डेज का ही टाइम था। तो उसकी जगह इन्होंने कर दिया 90 डेज ओरिजिनल प्लस 180 डेज एक्सटेंशन। तो काफी अच्छा खासा टाइम लिमिट मिल गया। देखो क्या लिखा हुआ है, अ नीड वॉज सेंस्ड टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट। ऐसी नीड क्रिएट हुई, काफी सारे टैक्स पेयर्स वर नॉट एबल टू फाइल देयर एप्लीकेशन, क्योंकि टाइम लिमिट बहुत छोटी थी, इसीलिए टाइम लिमिट को 30 दिन वाले को बढ़ा के कर दिया 90 दिन। एंड उसको और फर्दर एक्सटेंड करना है तो 180 दिन तक जा सकता है, मैक्सिमम 180 डेज तक और एक्सटेंड हो सकता है। तो आपकी अर्लियर टाइम लिमिट को अमेंड कर दिया। मेन कंक्लूजन क्या है? A registered person registration is cancelled within a period of 90 days from the date of service. However, such period on sufficient cause being shown, कारण होने चाहिए ना आपके पास, for reasons to be recorded in writing, be extended by the commissioner or officer authorized by him in this behalf, not below the rank of additional commissioner or joint commissioner, for a further period not exceeding 180 days. Summarize कर लो. Service of cancellation order. आपको कैंसलेशन ऑर्डर दिया गया, वहां से कितने दिन मिलेंगे? 90 डेज। ये तो है ही, प्लस और कितने मिल सकते हैं? मैक्सिमम 180 डेज और मैक्सिमम 180 मिलेंगे, ऐसा नहीं ना, मैक्सिमम 180 मिल सकते हैं। ये 180 रीजंस पे ही मिलेंगे, विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। कारण होनी चाहिए आपके पास, जस्टिफाइड जेन्युइन कारण। ये जो मैक्सिमम 180 डेज है ये एक्सटेंशन है, ओरिजिनल टाइम लिमिट तो 90 डेज ही है, जिसमें ये एक्सटेंशन कौन देगा? कमिश्नर देगा या ऑथोराइज्ड ऑफिसर देगा? जिसमें जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है वो कम से कम एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर लेवल का होना चाहिए, कम से कम। यानी उससे ऊपर के लेवल का भी हो सकता है लेकिन उससे नीचे के लेवल का नहीं हो सकता। एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर का लेवल या उसके ऊपर के लेवल का होना चाहिए, वही ऑथोराइज किया जाएगा। बाय हुम? बाय द कमिश्नर। कमिश्नर ऑथोराइज करेगा, उससे आप परमिशन ले सकते हैं और मैक्सिमम 180 डेज तक का एक्सटेंशन मिल सकता है। पुरानी टाइम लिमिट भूल जाओ, वो जो 30 डेज, फिर जॉइंट वालों से पूछा तो 30 डेज और फिर कमिश्नर से पूछा तो 30 डेज, भूल जाओ। 80 डेज प्लस मैक्सिमम एक्सटेंशन 180 डेज फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। जो एक्सटेंशन आपको कमिश्नर देगा या कमिश्नर द्वारा ऑथोराइज्ड ऑफिसर देगा, जिसका रैंक एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर से नीचे नहीं होना चाहिए। दैट इज
योर अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 30 का ये हमारा एक डिस्कशन हो जाता है। एंड देन इसके बाद कुछ और छोटे छोटे हमारे चेंजेस हैं जो नोटिफाई किए गए हैं, नोटिफिकेशन के थ्रू सितंबर अक्टूबर के महीने में आए हैं। इन्हें छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान से समझ लेते हैं क्या किया गया है। ये जो OIDAR सर्विस वाले होते हैं, वो लोग जब इंडिया वालों को सर्विस देते हैं तो OIDAR वालों को रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो इन लोगों को हमने बोला होता है कि पैन देने की या इंडिया का स्टेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, विच इज नेचुरल, क्योंकि ये बाहर का है तो उसके पास पैन नंबर किधर से आएगा, और इंडिया का स्टेट है ही नहीं, वो तो इंडिया के बाहर से ऑपरेट कर रहा है। तो ये बात तो पहले से थी कि तुमको पैन और स्टेट नहीं बताना, क्योंकि बाकियों को बताना होता है ना, आपने पढ़ा है पार्ट ए ऑफ GST-REG1, उसमें बताना होता है पैन नंबर, क्योंकि उसी से तो वैलिडेट होता है। बट OIDAR वाले के पास पैन नहीं है, स्टेट नहीं है, तो वो कैसे बताएगा, तो उनको एग्जाम किया होता है। यही बात ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों के लिए भी अब कर दी है, यानी दिस इज अ रिलेटेड अमेंडमेंट। अभी हमने देखा था ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले जब मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेंगे एज पर सेक्शन 24, जब प्रोसीजर फॉलो कर रहे होंगे, तो उन्हें अपना पैन और स्टेट या यूनियन टेरिटरी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों के लिए एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम है। OIDAR वालों के लिए सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट है, एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों के लिए सेक्शन 14A ऑफ IGST एक्ट है। तो आपको यहां खाली एक लाइन ध्यान में रखनी है, पैन नंबर और स्टेट या यूनियन टेरिटरी देने की जरूरत नहीं है OIDAR वालों को और ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों को। इनको एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम में जाना है, जिसमें OIDAR वालों के लिए सेक्शन 14 है और ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों के लिए सेक्शन 14A है। ये किसके हैं? IGST एक्ट के हैं, IGST एक्ट के। दैट्स इट, ये एक छोटा सा हमारा चेंज हो गया। देन आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट चेंज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या आपने पढ़ा होता है और अब क्या हुआ है, बहुत केयरफुली सुनना। आपने पढ़ा होता है कि सर जो ECO होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, उसको तो रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। जो पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ECO है, पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ECO है, गुड्स, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। यानी कि मैं अगर Amazon के थ्रू सामान बेच रहा हूं तो मुझे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, क्योंकि मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं थ्रू एन ECO हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS अंडर सेक्शन 52, तो अगर मैं सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं थ्रू ECO तो मुझे थ्रेशोल्ड मिलता है, 10 लाख और 20 लाख वाला थ्रेशोल्ड मिलता है कि 10 लाख और 20 लाख तक जब तक टर्नओवर हिट नहीं होगा तब तक मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। 10 लाख कहां? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड 4, और बाकी सब जगहों पे 20। यह बात आपको पहले से पता है क्या? ECO को तो रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, ही इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS, उसके लिए तो मैंडेटरी है। पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ECO के लिए भी मैंडेटरी है। पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू ECO के लिए थ्रेशोल्ड है 10 लाख और 20 लाख वाला। अब जब इतने सालों से ये लॉ था ऐसे ही, तो इंडस्ट्री में जो लोग ECO के थ्रू गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये तो नाइंसाफी है। अगर हम ऑफलाइन कोई सामान बेचते हैं, ब्रिक एंड मॉर्टर शॉप से, कोई ट्रेडिशनल दुकान से बेचते हैं, ऑनलाइन नहीं, ECO के थ्रू नहीं, डायरेक्ट, तो हमें थ्रेशोल्ड मिलता है, क्योंकि हम छोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो 10 लाख 20 लाख का हमें थ्रेशोल्ड मिलता है। लेकिन अगर हम ECO के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं तो हमें थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हो गया, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हो गया तो बिल पे GST लगेगा ही लगेगा। एंड इससे छोटे बिजनेसेस जो ऑनलाइन में आना चाहते हैं, ECO के थ्रू सप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो गया आज के वक्त में कोविड के बाद, उनके लिए तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया। तो इन्होंने जब इतनी डिमांड की, इंडस्ट्री में यह डिमांड हुई, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अमेंडमेंट, जिन लोगों का एनुअल टर्नओवर अप टू दैट थ्रेशोल्ड लिमिट है, और यहां थ्रेशोल्ड लिमिट अगेन 10 और 20 ही होगी, 10 और 20 ही, 10 MMT नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, और 20 बाकी स्टेट्स। तो अगर कोई पर्सन ECO के थ्रू गुड्स सप्लाई करना चाहता है और वो अनरजिस्टर्ड रहना चाहता है क्योंकि इसका टर्नओवर क्रॉस नहीं हो रहा, अलाउ कर दिया गया है। यानी जो सर्विसेज वालों के लिए था वो गुड्स वालों के लिए भी कर दिया है।
लेकिन ऐसी सिचुएशन में ईसीओ को कुछ स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करने का मैंडेट दिया है कि ईसीओ उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, हम अलाउ कर रहे हैं उसकी थ्रेशोल्ड तक, थ्रेशोल्ड क्रॉस होने पे तो लेना पड़ेगा, लेकिन तुझे कुछ स्पेशल काम करने पड़ेंगे, तुझे कुछ स्टेप्स बता रहे हैं वो हमें करने पड़ेंगे। क्या स्टेप्स है वो हम पढ़ेंगे, पहले जितनी बात बताई वो देख लो। एज पर सेक्शन 24 क्लॉज 9, पर्सन हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन सर्विसेज नोटिफाइड अंडर 9(5), क्योंकि 9(5) वाले में तो ईसीओ ही पे करता है ना, वहां पे तो पर्सन सप्लायर से कोई मतलब ही नहीं होता है, ईसीओ ही पे करता है। थ्रू सच ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, जब 9(5) नहीं लगता, जब 9(5) नहीं लगता तो ईसीओ को टीसीएस कलेक्ट करना होता है। ये बात सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 52 की रीडिंग से पता चलती है। इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरीली, तो आप समझना ये ईसीओ है और ये वो पर्सन है जो सप्लायर है। ईसीओ क्या कलेक्ट करता है? टीसीएस। एंड हम कौन सी चीजों की बात कर रहे हैं? जो 9(5) में कवर्ड नहीं है। 9(5) में 4 ही सर्विसेज कवर्ड है, 9(5) में जो कवर्ड नहीं है ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करता है बाकी चीजों पे, 9(5) वालों पे नहीं करता। तो ये जो पर्सन है सप्लायर है, ये गुड्स दे रहा है या सर्विसेज थ्रू ईसीओ, तो हमने सर्विसेज वालों को थ्रेशोल्ड दिया था, लेकिन गुड्स वालों को क्या बोला था? मैंडेटरी चुपचाप रजिस्ट्रेशन लो, ये प्रोविजन था। However, person making supply of services through ECO are exempted if there is an aggregate turnover up to 20 and 10 in case of Mizoram, Tripura, Nagaland and Manipur. No such exemption was available to a person supplying goods through such ECO. नहीं था इनके लिए। Thus, as per prevalent position, unregistered person were not permitted to make supply of goods through an ECO who is required to collect TCS. However, other suppliers supplying goods offline were allowed exemption from registration up to threshold. भाई मैं अगर ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा हूं तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और ऑफलाइन बेच रहा हूं तो नहीं लेना पड़ेगा। तो हमने बोला ये तो भेदभाव है, ऑफलाइन और ऑनलाइन को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाओ। तो कॉन्सिक्वेंटली it was decided to provide an exemption up to threshold limit to the suppliers supplying goods online through ECOs, provided they are making only intrastate supply. कंडीशन लगा दी, बोले तू ईसीओ के थ्रू सप्लाई करना चाहता है गुड्स, रजिस्ट्रेशन नहीं लेना मत ले, कर देते हैं अलाउ 10 लाख 20 लाख तक, एज द केस में बी ऑफ योर एग्रीगेट टर्नओवर, लेकिन तू ईसीओ के थ्रू सिर्फ कौन सी सप्लाई करेगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई करेगा। लॉजिक सिंपल भी है ना यार, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करने वाले को तो वैसे भी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, तो तू ईसीओ के थ्रू कर रहा हो या कैसे भी कर रहा हो, फिर तो तेरे लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। Since interstate supplier of goods has to otherwise obtain compulsory registration, ये एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी और फिर कुछ कंडीशंस भी दे दी। They would be required to declare their PAN and principal place of business. ये जो सप्लायर है गुड्स का थ्रू ईसीओ, वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इंटर स्टेट तो नहीं कर सकता, इंट्रा स्टेट कर रहा है तो भी उसे पैन नंबर तो डिक्लेयर करना पड़ेगा और अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा। क्यों पैन नंबर क्यों बताना पड़ेगा? जीएसटी आइन तो होगा नहीं, पर पैन नंबर बताना पड़ेगा, ताकि हम सीबीडीटी की वेबसाइट से, सीबीडीटी के डेटाबेस से वैलिडेट कर सके कि तू सच्चा है कि झूठा। तू बोलता है कि तेरा टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख तक ही है ना, तो तूने इनकम टैक्स में जो फाइलिंग की होगी वहां पर तो बताया होगा ना तेरा टर्नओवर क्या है, वहां से हम तेरा टर्नओवर वेरीफाई करेंगे। और अगर पता चला ना तेरा टर्नओवर 10 या 20 से ज्यादा है और तू यहां बोल रहा होगा तो तेरा गला दबा देंगे, मार देंगे तेरे को। अब समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? गला दबा देंगे, मार देंगे, मतलब आप ऑफेंसिव हो जाओगे, ऑफेंसेस और पेनल्टीज में बुक हो जाओगे। आपको पकड़ने का ये रास्ता है कि पैन नंबर चाहिए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चाहिए, ताकि आएंगे, आना हुआ तो आ भी सकते हैं ना फिजिकली चेक करने, so that it can be verified from the PAN that the turnover is less than threshold limit. The details of these supplies made by the unregistered person through their PAN will be given in the GSTR 8 filed by the ECO. ECO को एक रिटर्न भरना होता है GSTR 8। अब अगर ECO अनरजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू गुड्स सप्लाई होने दे रहा है तो हमने ECO पे दारोमदार डाला है, और ECO पे दारोमदार क्या डाला है कि देख भाई अब वो तो रजिस्टर्ड है नहीं, तो तू कम से कम हमें अपने GSTR 8 में बताना कि तेरे थ्रू
कौन सी सप्लाई की गई है, कितनी की गई है, क्या वैल्यू की गई है, सब कुछ बताना। इन केस वेयर द टोटल सप्लाई अप्रोचेस थ्रेशोल्ड इट वुड बी फ्लैग्ड। क्यों बताना है उसका लॉजिक बता दिया। जीएसटीआर रेट में डिटेल्स दे रहे होगे तो डिटेल्स देते वक्त अगर आपने डिटेल्स देते देते इतनी डिटेल्स दे दी कि वैल्यू क्रॉस हो गई तो पता चल जाएगा ना सरकार को कि भाई अब उसकी वैल्यू क्रॉस हो गई, अब वो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेट में आ गया है। बेस्ड ऑन दिस फ्लैग टू द कंसर्न सप्लायर एंड ऑफिसर्स फॉर इंफॉर्मेशन। फर्दर द सप्लायर्स वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स up to the supplies of applicable threshold and ECO would not deduct TCS till they cross the threshold। तो नेचुरल है, तब तक टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा जब तक थ्रेशोल्ड नहीं पहुंच जाते, एंड क्योंकि टैक्स नहीं लगेगा उस पर टीसीएस भी कलेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जब टैक्स ही नहीं है तो टीसीएस क्या कलेक्ट करोगे। जितनी बातें बताई पहले वो एक बार समराइज कर लेते हैं, फिर अभी इसमें कुछ और बातें हैं क्योंकि अभी हमें ईसीओ के एंगल से बात करनी है। पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस के लिए अब थ्रेशोल्ड है 10 और 20, लेकिन उसे पैन देना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा ताकि उसके पैन से वेरीफाई किया जा सके कि उसका टर्नओवर क्रॉस हुआ या फिर नहीं। एंड जो ईसीओ है जिसके थ्रू वो सप्लाई कर रहा है उस ईसीओ को अपनी जीएसटीआर 8 में शामिल करनी पड़ेगी डिटेल्स ऑफ सप्लाईज, ताकि वहां से भी वेरीफाई हो सके कि उसका टोटल टर्नओवर क्रॉस हो रहा है या फिर नहीं। एंड ये जो पर्सन है जो अनरजिस्टर्ड रह रहा है उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, उस पर टीसीएस नहीं लगाएंगे, लेकिन वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करना चाहिए ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि फिर तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अकॉर्डिंगली person making supply of goods through an ECO is required to collect TCS and having an aggregate turnover in the preceding current financial year not exceeding the threshold are exempted from the following registration if all the following conditions are satisfied। in following conditions में से shall not make interstate supply हो गया, shall not make supply in more than one state or union territory, एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी से ज्यादा में सप्लाई नहीं करनी है उस ईसीओ के थ्रू, इंट्रास्टेट सप्लाई करनी है आपको। सच पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू हैव अ पैन नंबर होना चाहिए। आपको वो पैन नंबर कॉमन पोर्टल पे देना होगा जिसमें एड्रेस भी बताओगे और स्टेट भी बताओगे, जिसे हम वैलिडेट करेंगे। इन लोगों को हम एक एनरोलमेंट नंबर देंगे, जैसे ही वैलिडेट हो जाएगा पैन। एक से ज्यादा एनरोलमेंट नंबर नहीं देंगे क्योंकि एक ही स्टेट में सप्लाई कर सकते हो तो एक ही स्टेट का एक ही एनरोलमेंट नंबर होगा। किसी पर्सन को हम जब तक एनरोलमेंट नंबर नहीं देते तब तक वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं करेगा। पहले एनरोलमेंट नंबर ले ले फिर ईसीओ के थ्रू सप्लाई करना, और आगे जाके अगर तुझे रजिस्ट्रेशन दे दिया तो एनरोलमेंट नंबर क्या हो जाएगा, इनवैलिड, इट विल सीज टू बी वैलिड। ये सब बातें फॉलो करनी है। मतलब मैं पर्सन हूं जो सप्लाई करना चाहता हूं गुड्स थ्रू ईसीओ तो एक ही स्टेट में कर सकता हूं, इंट्रा स्टेट ही कर सकता हूं। पहले मुझे पैन नंबर देना होगा, एड्रेस देना होगा, वो वैलिडेट होगा तो एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। एनरोलमेंट नंबर मैं दूंगा जो एक ही मिलेगा, दो नहीं ले सकता मैं एक ही स्टेट में। उस एनरोलमेंट नंबर के बेसिस पे मैं सप्लाई करूंगा जो ईसीओ को मैं इन्फॉर्म करूंगा। तो ईसीओ जब अपना जीएसटीआर रेट भरेगा तो मेरे एनरोलमेंट नंबर की डिटेल्स देगा। जिस दिन मेरा टर्नओवर हिट हो गया उस दिन मुझे रजिस्ट्रेशन ले लेना होगा, तो एनरोलमेंट नंबर इनइफेक्टिव हो जाएगा। ईसीओ इंश्योर करेगा नो इंटरस्टेट सप्लाई हो एंड मंथली जीएसटीआर रेट में जाए ताकि ऑनलाइन चेक हो सके कि सब कुछ ओके है या नहीं। तो ईसीओ के काम क्या है, ईसीओ तभी अलाउ करेगा जब एनरोलमेंट नंबर है। ईसीओ इंटरस्टेट नहीं होने देगा, ईसीओ टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा, और ईसीओ जीएसटीआर रेट में डिटेल्स भरेगा। ये ईसीओ के रिलेटेड हो गया। एंड देन एक बात और क्लियर की है, कई बार मल्टीपल ईसीओज होते हैं। मैं किसी ईसीओ से कनेक्टेड हूं किसी प्लेटफॉर्म पे, उस ईसीओ के थ्रू एक और ईसीओ कनेक्टेड है, तो मुझे उस ईसीओ के थ्रू डिटेल्स चाहिए जो फाइनली मेरा पेमेंट रिलीज करता है। मुझे मतलब नहीं कितने एग्रीगेटर्स हैं मेरे बीच, मुझे मिलाने वाला कोई और मिला रहा है, उसको मिलाने वाला किसी और से मिल रहा है। होता है ना, ए और बी को मिलाने वाला सी है, और सी से हम इसलिए मिल पाए क्योंकि उसके ऊपर एक और डी था, तो उस केस में दो ईसीओज हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी हमें पेमेंट देता है हमें उस ईसीओ से मतलब है, हमारा हिसाब कौन करता है। ये जो मल्टीपल ईसीओज वाली बात है ना, ये मल्टीपल ईसीओज वाली बात हम ईसीओ के चैप्टर में लेंगे, तभी और क्लियर हो जाएगा कि ये मल्टीपल ईसीओज में एक बायर साइड ईसीओ होता है, एक सेलर साइड ईसीओ होता है। तो उसमें से कैसे ईसीओ का सिलेक्शन होता है उस पर भी एक सर्कुलर आया है, वो हम ईसीओ के चैप्टर में देखेंगे। यहां पर ये इतना काफी है, ये एक पोर्शन हमारा कवर हो गया। अब आपने एक स्पेशल प्रोसीजर देखा जो ईसीओ को भी फॉलो करना है और उस पर्सन को भी फॉलो करना है। एक लास्ट डिस्कशन अब हमारा यहां आता है। लास्ट डिस्कशन क्या आता है, आपने चार्ज ऑफ जीएसटी के चैप्टर में एक अमेंडमेंट पढ़ा। चार्ज ऑफ जीएसटी के चैप्टर में क्या अमेंडमेंट पढ़ा कि अगर कोई पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहता है, कॉम्पोजिशन स्कीम में
और वो ईसीओ के थ्रू गुड्स सप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है, सर्विसेज सप्लाई नहीं कर सकता, गुड्स सप्लाई कर सकता है कॉम्पोजिशन स्कीम वाला। ये बात पढ़ी ना। उसके रिलेटेड ईसीओ को कुछ प्रोसीजर फॉलो करने बोला है, ईसीओ को। तो पहले यही सारी बातें लिखी है जो मैंने आपको बताई, और फिर अब ईसीओ को क्या प्रोसीजर फॉलो करने बोला है, इजी लगना चाहिए। ईसीओ इंटरस्टेट होने नहीं देगा, ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करता रहेगा, ईसीओ शैल कलेक्ट टीसीएस, ईसीओ उसकी डिटेल जीएसटीआर रेट में देगा, ईसीओ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होने देगा। ये रिपीट ही होगा तीनों, ये तीन ही है, 3 पॉइंट्स करने हैं। क्या 3 पॉइंट्स है? ईसीओ इंटरस्टेट सप्लाई नहीं होने देगा गुड्स का, ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करता रहेगा, एंड ईसीओ को जीएसटीआर रेट में डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी कि ये कॉम्पोजिशन वाला, रजिस्टर्ड तो वो होगा ही ना यार, एनरोलमेंट नंबर की तो यहां जरूरत नहीं है ना, कॉम्पोजिशन वाले तो रजिस्टर्ड तो होगा ही, उसके जीएसटीआर नंबर पे उसको डिटेल्स देनी पड़ेगी। वेरी सिमिलर टू जो अभी आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए देखा, पर अनरजिस्टर्ड पर्सन का जीएसटीआर नहीं होगा, इसीलिए एक एनरोलमेंट नंबर लेने को बोला है और उस एनरोलमेंट नंबर के बेसिस पे डिटेल्स दी जाएगी। हालांकि वहां और यहां एक फर्क और है, वहां हमने बोला था टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है ना, जीएसटी लगी नहीं रहा। यहां हमने क्या बोला है, कॉम्पोजिशन स्कीम में तो है ना, जीएसटी तो आएगा ही ना, तो आपको टीसीएस कलेक्ट करते रहना है, इसीलिए आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे। ये 3 बातें ईसीओ को स्पेशल प्रोसीजर में ध्यान में रखनी है। दैट्स इट, डन। ये हमारा रजिस्ट्रेशन चैप्टर के सारे अमेंडमेंट्स कवर हो जाते हैं। मैं क्विकली आपके लिए एक बार रजिस्ट्रेशन चैप्टर के सारे अमेंडमेंट्स ब्रीफ कर देता हूं। सेक्शन 23 में सब सेक्शन 2 डाला गया है और कहा गया है 22 और 24 को ओवरराइड करके सरकार कभी भी नोटिफिकेशन निकाल के ये कहना चाहे कि ये कैटेगरी ऑफ पर्सन को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना तो नहीं लेना, क्योंकि 22 और 24 ओवरराइड हो जाएगा। दूसरी बात, सेक्शन नंबर 24 में एक और पॉइंट डाल दिया है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एक ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले को जो इंडिया के बाहर से इंडिया में गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रोवाइड कर रहा है, उसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तीसरा, सेक्शन नंबर 25 के थ्रू प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर जो इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेट पर्सन बात थी, रूल 25 में भी लिखी थी, वो हटा दी। एंड अगर रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन है तो जिस दिन वेरिफिकेशन हुआ वहां से 15 वर्किंग डेज में रिपोर्ट चढ़ानी है, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स। एंड अगर रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के पहले फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो जिस भी दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने की लास्ट डेट है, वो जो 30 डेज है, उसके कम से कम 5 वर्किंग डेज पहले आपको अगेन पोर्टल पे वेरिफिकेशन रिपोर्ट वगैरह चढ़ा देनी है। रूल 10A, बैंक डिटेल सबमिट करना। बैंक डिटेल्स के लिए पहले 45 डेज और ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 3B देखते थे, अब 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ जीएसटीआर 1 और आईएफएफ विच एवर इज अर्लियर देखते हैं। रूल 10A के साथ साथ रूल 21A भी अमेंड हुआ। रूल 21A सब रूल 2A के अंदर अगर जीएसटीआर 1 और 3B में एनोमलीज है तो सस्पेंशन होता था और कारण बताओ नोटिस भेजा जाता था, जिसका 30 दिन में जवाब देना है, नहीं तो कैंसिल कर देंगे, और अगर कारण बता दिया तो रिवोक हो जाता था सस्पेंशन। वहां एक पॉइंट और ऐड कर दिया कि अगर बैंक डिटेल्स फर्निश नहीं किए गिव अवे टाइम पे तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो जाएगा। कारण बताओ के साथ साथ अगर आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के पहले अगर बैंक डिटेल सबमिट कर दी तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ रिवोकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर कैंसिलेशन हो चुका होगा तो अब सस्पेंशन ऑफ रिवोकेशन ऑटोमेटिक नहीं होगा। कैंसिलेशन हो जाने पे आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा सेक्शन 30 के तहत, जहां भी अमेंडमेंट हुआ। और सेक्शन 30 के अंदर अमेंडमेंट करके क्या कहा गया कि 30 डेज की जगह 90 डेज का टाइम है और 90 डेज को भी एक्सटेंड करना है। तो फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 180 डेज। कौन करेगा? कमिश्नर करेगा या ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय कमिश्नर करेगा, जिसका रैंक एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर से नीचे का नहीं होना चाहिए। यह कवर हो गया। और फिर हमने कहा जो ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले हैं उनको प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉलो करते वक्त पैन और स्टेट बताने की जरूरत नहीं है। OIDAR वालों को भी नहीं थी, इनको भी नहीं है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि अगर कोई पर्सन इज सप्लाइंग गुड्स थ्रू ECO हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी अब नहीं है। 10 लाख 20 लाख की लिमिट उसे मिलेगी, 10 या फिर 20। 10 मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, दैट इज मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, एंड 20 बाकी सारे सिचुएशंस में, बाकी सारे स्टेट्स में गुड्स सप्लाई करने के लिए, जिसमें उसे एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाएगा, एक ही स्टेट में बेच पाएगा ECO के थ्रू। ये सब कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी और ECO को भी फिर स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि वो उस पे TCS कलेक्ट नहीं करेगा, उस पे टैक्स नहीं लागू किया जाएगा, GSTR 8 में उसकी एनरोलमेंट नंबर के हिसाब से डिटेल्स देगा।
और जब तक उसका एनरोलमेंट नंबर नहीं होगा तब तक वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकता। उस पर्सन को अपना पैन देना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट वहां से चेक कर सके और ईसीओ के थ्रू जीएसटीआर रेट में थ्रेशोल्ड चेक होते रहे। जैसे ही थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और एनरोलमेंट नंबर इनइफेक्टिव हो जाएगा। एंड देन लास्ट बात आई कि अगर कोई पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम में जाता है एंड ही सप्लाइंग गुड्स थ्रू ईसीओ तो चलेगा, लेकिन ईसीओ को 3 बातें ध्यान में रखनी है। इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होने देना है उसके थ्रू, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम वाला कर नहीं सकता ना इंटर स्टेट सप्लाई। दूसरा, टीसीएस कलेक्ट करते रहना है। एंड तीसरा, जीएसटीआर रेट में उस जीएसटीआईएन की डिटेल्स देती रहने हैं कि इतना सप्लाई किया गया है बाय अ कॉम्पोजिशन डीलर थ्रू दैट ईसीओ। अगर मल्टीपल ईसीओज इन्वॉल्व होते हैं, सप्लायर साइड ईसीओ भी है, बायर साइड ईसीओ भी है, जिसमें हम बात करेंगे ईसीओ के चैप्टर में और क्लैरिटी के साथ, तो उस केस में जो ईसीओ पेमेंट रिलीज कर रहा है हमें वो देखना होगा, वही हमारा मेन ईसीओ होगा जिसको ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करनी पड़ेगी। दैट्स इट। इसके साथ हमारे सारे अमेंडमेंट्स रजिस्ट्रेशन चैप्टर के कंप्लीट हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, दैट इज सेक्शन नंबर 31 से लेके 34 ऑफ सीजीएसटी एक्ट का जो हमारा डिस्कशन है उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। छोटे छोटे कुछ चेंजेस किए गए हैं, एक एक करके उन्हें सुन लेते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चेंज, ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग आप बच्चों देखते आ रहे हो कि एज द ट्रेंड इज सेइंग धीरे धीरे जो लिमिट है वो कम की जा रही है। कहां शुरू किया था सालों पहले, तो 500 करोड़ से शुरू किया था और उसे कम करते करते आप जानते हो हम 10 करोड़ पे तो पहुंच ही चुके थे। 10 करोड़ की लिमिट को अब 5 करोड़ कर दिया गया है, जो 1 अगस्त 2023 से इफेक्ट में आया है। यानी 1 अगस्त 2023 या उसके बाद जिस भी रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर सारे पैन नंबर्स लेके एग्रीगेट टर्नओवर 2017-18 या उसके बाद से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ऊपर है, यानी 17-18 में हो, 18-19 में हो, 19-20 में हो, 20-21 में हो, किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ऊपर होगा, उसे 1 अगस्त 2023 या उसके बाद से जितने भी B2B इनवॉइसेस हैं उन सारे B2B इनवॉइसेस को मैंडेटरली ई इनवॉइसिंग के थ्रू ही लेके जाना होगा। पहले से जो आप एग्जेम्पशंस जानते हैं कि कुछ लोगों पे इनवॉइसिंग नहीं लगता, वो अभी भी वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो जो हमारी लिस्ट है SEZ और वगैरह वगैरह वो सब वैसी ही है, लेकिन जो लिमिट है वो 10 करोड़ की जगह 5 करोड़ कर दी गई है। खाली इतना सा छोटा सा चेंज है, बट मटेरियल चेंज ई इनवॉइसिंग के लिमिट में कर दिया गया है। दूसरा, एक सर्कुलर है, एक क्लेरिफिकेशन है जो आया है, बड़ा नेसेसरी क्लेरिफिकेशन है। क्लेरिफिकेशन में क्या पूछा गया कि समझो मैं एक रजिस्टर्ड बिजनेस हूं, रजिस्टर्ड पर्सन हूं और मेरा एग्रीगेट टर्नओवर पिछले किसी भी साल में 5 करोड़ क्रॉस हो रहा है, तो देयर बाय मुझे B2B सप्लाईज के लिए, यानी कि अगर रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है तो ई इनवॉइसिंग में कवर करना पड़ेगा अपने आप को, अगर मैं एग्जेम्पशंस में कवर्ड नहीं हूं तो मैं समझो कोई सप्लाई कर रहा हूं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या PSU को, रेसिपिएंट है वो, रेसिपिएंट। सप्लायर होता अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSU तो एग्जेम्पशन में ही कवर हो जाता, उनको तो इनवॉइसिंग करनी नहीं है। पर अगर मैं कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हूं और मैं सप्लाई किसको कर रहा हूं, जो रेसिपिएंट है वो कौन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSU, और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSU वैसे तो रजिस्ट्रेशन में नहीं होता, मतलब इसने कोई नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, लेकिन क्योंकि इनके ऊपर सेक्शन 51 का TDS लगता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और PSU पे, इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ TDS। यानी कि जो मेरा रेसिपिएंट है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSU है, वो रजिस्टर्ड तो है बट दे आर रजिस्टर्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ TDS, अदरवाइज उनका कोई नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं है। और आप जानते हैं जो TDS में कवर होता है सेक्शन 51 में, उसको सेक्शन 24 में बोला है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो सवाल ये उठा कि अब इसे B2B मान के ई इनवॉइसिंग मुझे बनानी पड़ेगी या मैं इसमें ई इनवॉइसिंग कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि सामने वाला रजिस्टर्ड तो है बट नॉर्मल रजिस्टर्ड नहीं है, TDS के पर्पस की वजह से रजिस्टर्ड है। तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल के क्लियर किया, रजिस्टर्ड है ना, भले TDS के पर्पस के लिए हो, रजिस्टर्ड है ना, तो तुमको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। तो समझो पेनॉर्मिक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSU को जो रजिस्टर्ड है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ TDS, एंड पेनॉर्मिक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, तो हमें ई इनवॉइसिंग में जाना मैंडेटरी होगा।
उसे B2C नहीं माना जाएगा, उसे B2B माना जाएगा। फटाफट पढ़ लो। द इश्यू अरोज whether e-invoicing is applicable for supplies made by a registered person whose turnover exceeds the prescribed threshold, which is 5 crore. 2. Government department या establishments या PSUs वगैरह which are registered solely for the purpose of TDS. It is clarified that जो TDS 51 वाले होते हैं वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में जाते हैं. Therefore, government departments or establishments are to be treated as registered person. Accordingly, the registered person whose turnover exceeds the prescribed threshold is required to issue e-invoices. उसे invoices e-invoicing मोड में GST INV1 पोर्टल पे जाके ही फिल करना होगा. ये दूसरा हमारा चेंज हो गया. तीसरा हमारा लास्ट चेंज, रूल 46 में एक अमेंडमेंट किया गया है. सर रूल 46 में क्या होता है? रूल 46 में पर्टिकुलर्स दिए होते हैं. टैक्स इनवॉइस का कोई फॉर्मेट तो नहीं है ना, पर टैक्स इनवॉइस में क्या पर्टिकुलर्स डालने जरूरी हैं उसकी रूल 46 में पूरी लिस्ट दी हुई है. उस लिस्ट में एक पॉइंट पढ़ा होता है आपने, वो पॉइंट आपको यहां पर दिया है. पहले सिर्फ मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड रेडी कर रहा हूं. पॉइंट क्या पढ़ा होता है आपने कि अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आपको उसका नाम, पता, GSTIN या UIN डालना पड़ेगा. अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो आप उस टैक्स इनवॉइस में उसका नाम, एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलॉन्ग विद द नेम ऑफ स्टेट और कोड ये डालेंगे अगर वैल्यू 50,000 या उससे ज्यादा है. लेकिन अगर वैल्यू 50,000 से कम है तो इनवॉइस के अंदर नाम, एड्रेस वगैरह ये सब डालेंगे जब रेसिपिएंट रिक्वेस्ट करेगा. ये आप जानते हैं कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो नाम, एड्रेस और GSTIN नंबर डालना है या UIN नंबर डालना है एज द केस में भी. और रजिस्टर्ड नहीं है तो 50,000 या उससे ऊपर की वैल्यू है तो नाम, एड्रेस, नेम ऑफ स्टेट, कोड ये सब डालना पड़ेगा. लेकिन अगर 50,000 से कम है और अनरजिस्टर्ड है रेसिपिएंट तो अगर वो कुछ रिक्वेस्ट करे तो डालो, कुछ रिक्वेस्ट ना करे तो कुछ डालने की जरूरत नहीं है. ये बात आपने पढ़ी हुई है. अब क्या किया गया है, इस पॉइंट के रिलेटेड एक अमेंडमेंट किया गया है फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड पीपल. फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड पीपल, सबके लिए नहीं. सर्टेन स्पेसिफाइड पीपल इफ दे आर प्रोवाइडिंग सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स. अगर अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स को सप्लाई किया जा रहा है तो उस केस में कुछ स्पेसिफाइड सप्लायर्स अगर हुए तो क्या इनवॉइस में डालना है उसमें अमेंड किया है. इसका मतलब ये वाला जो पीस है वेयर द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, ये अभी भी ऐसा ही है सबके लिए. लेकिन कुछ लोगों के लिए, अगर कुछ सप्लायर्स हैं जो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को सप्लाई कर रहे हैं तो ही अमेंड किया गया है. तो सुनना, प्रोविजन टू क्लॉज F अर्लियर प्रोवाइडेड for mandatory recording of the name and address of the unregistered recipient of the service along with PIN code and the name of state, and the said address shall be deemed to be the said address on the record when the service are provided by or through ECO or OIDR to an unregistered person even if the value of taxable supply is less than 50,000. भाई 50,000 से कम हो तो बोला था रिक्वेस्टेड डिटेल्स ही डालनी है. लेकिन अगर सप्लायर ECO हो या सप्लायर OIDAR हो और वैल्यू 50,000 से कम हो तो भी आपको उस अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट का नाम, एड्रेस, पिन कोड और नेम ऑफ द स्टेट डालना पड़ेगा. यह बात पहले से थी, ये हम जानते हैं, यह बात पहले से थी रूल 46 के अंदर. अब इन्होंने इस बात को अमेंड किया और अमेंड करके क्या बोला कि टैक्स इनवॉइस में खाली उस रेसिपिएंट के स्टेट का नाम भी डालोगे ना तो भी हो गया और कुछ करने की जरूरत नहीं है. मतलब उसका नाम, एड्रेस, पिन कोड हटाओ, ये सब मैंडेटरी नहीं है. सामने वाला रिक्वेस्ट करे तो डालोगे ही, बट अगर वो रिक्वेस्ट ना करे तो खाली उसका नेम ऑफ स्टेट डाल दो. ये अमेंड किया गया किसके लिए? ECO अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या OIDAR सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. एंड क्योंकि अब ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले भी आ गए हैं, यहां पर ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों को भी जोड़ लिया है. इसका मतलब अमेंडेड रूल कैसे रीड करते हैं अब? सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले या ECO या OIDAR अगर अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को दे रहा है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, टैक्स इनवॉइस इशूड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन शैल कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट एंड द सेम शैल बी डीम्ड टू बी द एड्रेस. खाली नाम ऑफ द स्टेट डाल दिया तो काम हो गया. मैं आपके लिए पूरा समराइज कर देता हूं. रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो भाई जो था ना वही है, दिमाग ही नहीं लगाना है. नाम डालो, एड्रेस डालो, GSTIN या UIN डालो. रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो अगर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 50,000 या उससे ज्यादा है
तो उस केस में आपको उसका नाम, एड्रेस, स्टेट, ये सब डालना पड़ेगा। अगर वैल्यू 50,000 से कम है तो वो रिक्वेस्ट करे तो डालो, और जो वो रिक्वेस्ट करे वो डाल देना, नहीं तो मत डालना। हालांकि अगर ईसीओ है, ओआईडीएआर है या ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला है तो फिर वैल्यू कितनी भी हो, इट डज नॉट मैटर, नेम ऑफ स्टेट तो डालना ही पड़ेगा। और खाली नेम ऑफ स्टेट डाल दिया ना, पिन कोड नहीं डाला, एड्रेस वगैरह नहीं डाला, उसका नाम नहीं डाला, चलेगा, एकदम चलेगा। सिर्फ नेम ऑफ द स्टेट डाल दो, और नेम ऑफ द स्टेट डाला हुआ उसका एड्रेस मान लिया जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू मैटर नहीं करती। 3 लोगों के केस में अगर वो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं तो, या गुड्स कर रहे हैं तो, ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला गुड्स करेगा, ईसीओ वाला सर्विस करेगा, ओआईडीआर वाला सर्विस करेगा। इस तरीके से ये प्रोविजो अमेंड कर दिया गया है। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एमसीक्यू में आपको ध्यान में रखना है, इसका एक छोटा सा चार्ट बना के जैसा ध्यान में रखो। 2 रजिस्टर्ड है तो जो था वही है, नथिंग हैज चेंज्ड। 2 अनरजिस्टर्ड है तो अब उसके 2 हिस्से कर दो। क्या बाई ईसीओ, ओआईडीएआर या ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला है? अगर हां तो खाली नेम ऑफ स्टेट चाहिए और कुछ नहीं। और अगर अदर्स है, बाई अदर्स है, तो फिर देखो वैल्यू 50,000 या उससे ज्यादा है या वैल्यू 50,000 से कम है। 50,000 या उससे ज्यादा है तो सेम जो पहले था वही रहेगा, 50,000 से कम है तो सेम जो पहले था वही है। मतलब जो अमेंडमेंट हुआ है वो खाली ये हुआ है, ये इतना चेंज हुआ है, बाकी सब वैसे का वैसे ही है और कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये हमारे टैक्स इनवॉइसेस के तीनों अमेंडमेंट्स कवर हो जाते हैं। तीनों अमेंडमेंट्स क्या? ई इनवॉइसिंग की लिमिट 5 करोड़ कर दी गई है। दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या पीएसयू को सप्लाई कर रहे हो और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या पीएसयू खाली टीडीएस के पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है तो भी उन्हें रजिस्टर्ड माना जाएगा। और अगर आप पे इनवॉइसिंग लगती है तो उन्हें सप्लाई करते वक्त आपको इनवॉइसिंग फॉलो करना पड़ेगा। एंड तीसरा, अगर ईसीओ, ओआईडीएआर या ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विस की तो खाली नेम ऑफ स्टेट डालोगे तो काम हो गया। सामने वाले ने क्या रिक्वेस्ट किया नहीं किया मैटर नहीं करता। बट अगर अदर केसेस हैं तो उस केस में अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो 50,000 या उससे ज्यादा होगा तो नाम, एड्रेस, स्टेट ये आपको डालना पड़ जाएगा। 50,000 से कम होगा तो वो रिक्वेस्ट करेगा वही डालना है, नहीं तो कुछ और डालने की जरूरत नहीं है। और अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो वैसे ही डालना था आपको, नेम, एड्रेस और जीएसटीआईएन या यूआईएन, वो तो वैसे ही चलता रहेगा, उसमें तो कोई बदलाव है ही नहीं। दैट्स इट। ये हमारे टैक्स इनवॉइसेस के सारे अमेंडमेंट्स कवर हो जाते हैं। सो हमने इस वीडियो सेशन के अंदर और 4 चैप्टर्स के रिलेटेड अमेंडमेंट्स कवर कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने 5 चैप्टर्स तो कवर कर ही लिए थे, जिसमें सप्लाई, चार्ज, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशंस और टाइम ऑफ सप्लाई हमने देखा था। एंड इस वीडियो सेशन में हमने वैल्यूएशन, जिसमें कसिनोज, ऑनलाइन मनी गेमिंग की वैल्यूएशन वगैरह हमने देख ली। साथ साथ में इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर सीएसआर रिलेटेड खर्चे अलाउ नहीं किए जाते हैं, यानी इनके ऊपर आईटीसी नहीं मिलता है जो सीएसआर रिलेटेड आपने गुड्स एंड सर्विसेज ली होगी। एंड आईटीसी में बड़ा इंपॉर्टेंट रूल 42 एंड रूल नंबर 43 के अंदर वो जो हमें वैल्यूएशन करनी होती है वो ड्यूटी फ्री शॉप वाली करनी होती है। एंड जो एक रिडंडेंट प्रोविजन था वो हटा दिया। एंड जो आईएसडी का मैकेनिज्म होगा फॉलो किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग क्रेडिट, उसका डिस्कशन कवर कर लिया। देन रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स थे, छोटे छोटे अमेंडमेंट्स थे। मेन एक जो पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ईसीओ वाला प्रोसीजर था वो एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट और स्पेशल प्रोसीजर हमें ध्यान में रखना था। टैक्स इनवॉइसेस में तो छोटे 2-3 बातें ही थी, जिसमें टर्नओवर हमने 5 करोड़ तक रिड्यूस कर दिया है फॉर इनवॉइसिंग। और अगर रेसिपिएंट गवर्नमेंट है लेकिन वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स रजिस्टर्ड हैं, भले सोली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, तो भी रजिस्ट्रेशन, तो भी उस सिचुएशन में ई इनवॉइसिंग तो हमें मैंडेटरी फॉलो करना ही पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए, तो हमने 9 चैप्टर्स हमारे कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स, ईसीओ, रिटर्न्स और ये सारे डिस्कशंस हम हमारे वीडियो सेशन पार्ट 3 के अंदर कवर करेंगे। होपफुली आप साथ साथ में इन चैप्टर्स को पढ़ते जा रहे हैं, अमेंडमेंट्स देखते जा रहे हैं, तो आपको क्लैरिटी के साथ सब कुछ क्लियर होता चला जा रहा है। हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड अगर किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो जरूर पूछें ताकि हम उसे आपके लिए इजीली क्लैरिफाई कर सके। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।